हेलो एवरीवन। स्माइल टू जन्ना उर्दू हिंदी के ज़ीशान अली ने मेरे एक वीडियो का रिस्पांस बनाया था 2 पार्ट में। पहले पार्ट का रिस्पांस मैं बना चुका हूँ, ये है दूसरे पार्ट का रिस्पांस। आप उनके दोनों वीडियो उनके चैनल पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा है रेडी फॉर लंच वो पार्ट 1 है, लंच फिनिश्ड ये पार्ट 2 है। और इन हेडलाइन्स की वजह से ही मैंने अपने रिएक्शन के थंबनेल में भी थोड़े जोक मारे थे। आई होप नोबडी माइंड्स। पर शुरू करते हैं, हम उनके पार्ट 2 वीडियो को देखकर उसका रिस्पांस देना। मैंने आपको वादा किया था कि मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा Part 2. और पार्ट 2 की एम्फेसिस है मोरालिटी। आमतौर पर जो एथियस्ट्स है वो इस टॉपिक से छुपते हैं क्योंकि जो एक्यूजेशंस वो थियस्ट्स और मजहबी लोगों को एक्यूजेशंस कहते हैं वो ये एक्यूजेशंस उनकी तरफ आती है। तो इसमें मेन थीम होगा, मैं शुरू से ही कह देता हूँ कि नंबर 1, प्रूव द फाउंडेशन ऑफ योर मोरालिटी। आपकी जो मोरालिटी है, मतलब सही क्या है गलत क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है और उसका एविडेंस। तो एविडेंस आप मांगते हो, आप कहते कोई एविडेंस नहीं है गॉड के लिए। मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं आपके लिए और आपके यहां कोई एविडेंस नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। हाँ, ये जब कहते हैं ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का एविडेंस नहीं है, हम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को एक टैंजिबल रियलिटी नहीं बता रहे हैं। इनका जो प्रीवियस वीडियो था, उसमें भी इन्होंने ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के बारे में बात की थी और मैंने उसमें भी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के बारे में बात की थी। मैंने ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के बारे में कई बार बात की है। होंगे यार कुछ एथियस्ट जो मोरालिटी से के बारे में बात करने से बचते हैं, मैं नहीं बचना चाहता। मैं चाहता हूँ कि दी हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ इनका जो आर्गुमेंट है, वो मेरे सामने आए। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से बेस्ट आंसर देने की और मैं उम्मीद करूँगा कि वो भी वही करें। तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी क्या होती है? इससे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है और सब्जेक्टिव क्या होता है। सब्जेक्टिव होता है ब्रॉडली स्पीकिंग, आई होप ही विल एग्री विद दिस डेफिनिशन, बट इफ इट डज़न्ट वी कैन टॉक। आई थिंक सब्जेक्टिव का मतलब होता है दैट व्हिच डिपेंड्स ऑन माइंड्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है दैट व्हिच इज़ फ्री ऑफ माइंड्स, एज़ इन वो एग्ज़िस्ट करेगा अगर कोई माइंड नहीं होगा तब भी। जो मैंने ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का डेफिनिशन देने की कोशिश की थी, वो था कि ह्यूमन सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मोरालिटी या फिर एक कोड ऑफ एथिक्स या कुछ रूल्स, आप कोई भी नाम ले लें, मैं मोरालिटी वर्ड के ऊपर इतना हंग अप नहीं हूँ, पर एक कोड ऑफ रूल्स हर सोसाइटी में होता है, जिसको लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है। और वो इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ट्राइबल एनिमल्स हैं। आई एम सॉरी अगर मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोग होंगे जो बाकी के वीडियो नहीं देखेंगे, सिर्फ़ इसी वाले को देखेंगे, इसलिए मैं एक बार सोचता हूँ कि बेसिक समराइज़ कर देता हूँ ताकि बाद में समझ में आए सब कुछ। हर ह्यूमन सोसाइटी में कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो वो सोसाइटी टूट जाएगी। ये हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करती है। मैं किसी अपने पड़ोसी के ऊपर हमला नहीं करूँगा, क्योंकि अगर करूँगा तो इससे हार्म फैलेगा। उसका हार्म होगा, उसके परिवार का हार्म होगा, मेरा हार्म होगा क्योंकि मैं जेल जाऊँगा, मेरे परिवार का हार्म होगा क्योंकि मेरे परिवार को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं जेल गया, वगैरह-वगैरह। सो ये जो रूल है कि लोगों पर हमला मत करो, ये हमारे कोड ऑफ एथिक्स या हमारी मॉरल कोड का एक पार्ट है। इसका पर्पस है सोसाइटी को जोड़े हुए रखना। अगर ये रूल्स नहीं होते तो सोसाइटी टूट जाती। ये जब कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का प्रूफ क्या है, आई एम नॉट 100% श्योर व्हाट ही मीन्स बाय दैट, बिकॉज़ प्रूफ किसी क्लेम के लिए प्रोवाइड किया जाता है, एविडेंस किसी क्लेम के लिए प्रोवाइड किया जाता है। मैं जो कर रहा हूँ, ये दिखता है, ये कोई सुपरनैचुरल क्लेम नहीं है। मेरे मेरे मोरालिटी के बारे में जो पूरा मेरा पॉइंट था, उसमें कहीं भी किसी भी सुपरनैचुरल चीज़ को इन्वोक नहीं किया गया है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि लोग रहते हैं एक साथ, लोगों को एक-दूसरे के साथ रहने के लिए कुछ रूल्स फ़ॉलो करने पड़ते हैं और उन रूल्स को हम लोग मोरल कोड या कोड ऑफ एथिक्स या रूल्स ऑफ सोसाइटी कह सकते हैं। दैट इज़ ऑल। इसमें प्रूफ कहाँ से आया? क्या इसमें कोई भी चीज़ है जिससे वो डिसएग्री करते हैं? क्योंकि मैंने किसी भी ऐसी सुपरनैचुरल चीज़ को इन्वोक नहीं किया जिसका प्रूफ देने की ज़रूरत पड़े। वो था मेरा डेफिनिशन ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। आगे सुनते हैं इनका पॉइंट एक्चुअली है क्या? अगर आप मॉरल रियलिस्ट हो तो आप कहोगे हाँ हाँ नहीं जस्टिस है क्योंकि है, नहीं गुड है क्योंकि है, ये चीज अच्छी है, मतलब बस एਵੇਂ ही बस मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सो आई विल नॉट एड्रेस दिस। एनीवन हू थिंक्स दिस इज़ फ्री टू टॉक टू हिम। है। और हकीकतन यही है, एथिज्म जो मुल्हिदिज्म है, इट हैज नथिंग टू ऑफर। ह्यूमन सोसाइटी
लोगों के एक दूसरे के साथ होने वाले इंटरैक्शंस पर बेस्ड है। अगर लोग एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, तो वो सोसाइटी काम करेगी। अगर नहीं करेंगे, तो वो सोसाइटी टूट जाएगी। हाउ कैन यू प्रूव गुड? आप कैसे गुड को प्रूव कर सकते हो? आप इस वर्ड को यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, या एविडेंस के बगैर, क्योंकि मैं आपको बताता हूं गुड सब्जेक्टिव है। अगर गुड सब्जेक्टिव है या गुड डिपेंड्स ऑन आउटकम्स। लाइक अगर मैं किसी की अगर मैं किसी की हत्या करूं, तो वो गुड नहीं है, ये दिखता है। क्योंकि वो आदमी मर गया और फिर मैं जेल गया और फिर उसका परिवार रोया और मेरा परिवार रोया। Does he think this is good? I'm pretty sure he also does not think it is good. So he and I, at least on a very basic level, हमारे पास दोनों के पास एक कॉमन डेफिनेशन है गुड का। श्योर, कुछ केसेस में गुड क्या होता है, बैड क्या होता है, डिसाइड करने में मुश्किल होती है और ये आमतौर पर मॉडर्न सोसाइटीज़ में कंसेंसस के थ्रू डिसाइड किया जाता है। हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, गुड क्या है, बैड क्या है, इस बारे में। बट विल गेट टू दैट, लेट्स लिसन फर्दर। आप हार्म प्रिंसिपल को यूज करो, इवन हार्म प्रिंसिपल को किधर बंदा पिक करेगा? डिफरेंट सोसाइटीज वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन देयर गवर्नमेंट्स, डिपेंडिंग ऑन देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनकी मर्जी के मुताबिक होगा। फॉर एग्जांपल हार्म प्रिंसिपल को ही हम देख ले, जेंडर ट्रांजिशन इन मगरबी। ही जेंडर पे जा रहे हैं, जेंडर पे आएँगे। पहले हार्म प्रिंसिपल की बात कर लें। जैसा कि मैं कह रहा था, डिफरेंट सोसाइटीज़ कम टू डिफरेंट कंक्लूजन्स अबाउट व्हाट काइंड ऑफ रूल्स दे वांट टू हैव इन देयर सोसाइटी। कुछ सोसाइटीज़ में एक लड़की की शक्ल दिखाने पर लड़की को जेल जाना पड़ सकता है। कुछ सोसाइटीज़ में एक लड़का और लड़की एक-दूसरे का हाथ पकड़ के घूमेंगे, तो सोसाइटी उनको ऑस्ट्रेसाइज़ कर देती है। कुछ सोसाइटीज़ में लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रख सकते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हर सोसाइटी डिसाइड करती है कि उसके लिए क्या सही है, क्या नहीं है और क्या अलाउड है, क्या कंप्लीटली नो-नो है वगैरह-वगैरह। ये उस सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में वो रूल्स ऑब्जेक्टिवली अप्लाई होते हैं। अगर एक सोसाइटी है जहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्रूट खाना मना है, तो उस सोसाइटी में वो फ अगर ऐसा कानून है कि इस फ्रूट को खाना मना है, तो उस सोसाइटी में वो रूल ऑब्जेक्टिवली अप्लाई करता है। यानी कि उस सोसाइटी के अंदर जितने लोग हैं, वो सब उस रूल को ऑब्जेक्टिव मानते हैं और उनके मानने से वो रूल ऑब्जेक्टिव बन जाता है। हाँ, ये रूल किसी इंसान के इमेजिनेशन से ही आया था कि इस फ्रूट को खाना बुरा है। पर उस सोसाइटी के लोगों ने उस सब्जेक्टिव चीज़ को लेकर एक ऑब्जेक्टिव रूल का रूप दिया और अब वो उस रूल को फ़ॉलो करते हैं एज़ इफ इट इज़ ऑब्जेक्टिव। यही होता है हर सोसाइटी में। यही होता है रिलिजियस सोसाइटीज़ में, यही होता है एथियस्टिक सोसाइटीज़ में, यही होता है सेक्युलर सोसाइटीज़ में और हर तरह की सोसाइटी में। The point is that theists, I'm not sure if this is his position, but I'm just assuming here because I have seen this or heard this from many theists. थीइस्ट कहते हैं कि चूंकि अलग-अलग सोसाइटीज़ में अलग-अलग रूल्स होते हैं, उनकी मोरालिटी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती। पर मेरा ये पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव और एब्सोल्यूट में फ़र्क होता है। एब्सोल्यूट मोरालिटी एग्ज़िस्ट नहीं करती। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी डिपेंड करती है एक पर्टिकुलर सोसाइटी के रूल्स के ऊपर। ये कई बार ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बात करते हैं, पर इनका असली मतलब जितना कि मैं समझ पाया हूँ, वो है एब्सोल्यूट मोरालिटी। ये चाहते हैं कि कोई एक सेट ऑफ रूल्स हो, जो सब फॉलो करें, राइट? या ये चाहते हैं कि जो सेट ऑफ रूल्स इनका रिलिजन प्रिस्क्राइब करता है, उसको सब फॉलो करें। और ये कह रहे हैं कि वो रूल्स ऑब्जेक्टिव हैं। द प्रॉब्लम इज़ फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, मुझे इनके रूल्स सिर्फ एक और सेट ऑफ रूल्स दिखते हैं। एंड इफ ही वांट्स टू प्रूव दैट हिज सोर्स ऑफ मोरालिटी इज एब्सोल्यूट इन नेचर, he is going to have to prove the existence of the source of it, which he hasn't done yet. ऑब्जेक्टिव मोरालिटी अगर आपकी आती है गॉड से, तो उसको किसी से मनवाने से पहले आपको गॉड के एग्जिस्टेंस को साबित करना पड़ेगा। अगर वही नहीं किया, तो आपका रूल बस एक आदमी कुछ बोल रहा है, वही है। जैसे कि बाकी सब सोसाइटीज़ में है, वही है बस। अगर एक सेक्युलर सोसाइटी जिसके पास एक मॉरल कोड है, वो अपने रूल्स को ले और बोले, "ये रूल्स गॉड ने दिए हैं।" क्या आप उसको मान लेंगे? आई एम श्योर आप भी नहीं मानेंगे। क्योंकि उस गॉड का ए कोई एविडेंस नहीं है, बी वो आपके गॉड के दिए गए सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव मॉरल कोड से मेल नहीं खाती। हर सोसाइटी के पास अलग-अलग रूल्स होते हैं। आपकी सोसाइटी के पास भी अलग रूल है। फ़र्क बस ये है कि आप अपने मॉरल कोड को दूसरे मॉरल कोड से बेटर बता रहे हैं
और ये कह रहे हैं कि सबको, सबको आपका मॉरल रूल, मॉरल कोड फ़ॉलो करना चाहिए क्योंकि ये ऊपर वाले की देन है। एंड एज़ आई पॉइंटेड आउट ऊपर वाले को पहले साबित करने की ज़रूरत पड़ेगी और फिर साबित करना पड़ेगा कि ऊपर वाले ने ये मॉरल कोड दिया था और शायद ये भी कि ऊपर वाले के द्वारा दिए जाने के बावजूद क्या ये मॉरल कोड फ़ॉलो करने के लायक है? मुल्कों के अंदर ज़्यादातर आप पुश कर रहे हैं कि नाबालिग बच्चे, अगर लड़का है तो वो सर्जरी करवा सकते हैं लड़की बनने के लिए, और लड़की है तो लड़का बनने के लिए सर्जरी करवा सकते हैं। तो इधर हार्म प्रिंसिपल को देखो तो क्लियर लगता है कि बच्चे को हार्म दिया जा रहा है, ये गलत। नहीं, ऐसा क्लियर आपको लगता है क्योंकि आपका मॉरल कोड ऑलरेडी इस चीज़ को इमोरल मानता है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई खराबी है। आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि खराबी है? आप ये भी अज़्यूम कर रहे हैं कि एक लड़का एक लड़की बनना चाह रहा है, जबकि ट्रांससेक्सुअल लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको समझने की ज़रूरत है। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सेक्स एक बायोलॉजिकल चीज़ है। जेंडर हमें बचपन में असाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्राइवेट पार्ट्स। पर कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी ये फ़ील करते हैं कि ये उनका जेंडर नहीं है और जब वो कोशिश करते हैं अपने जेंडर को एक्सप्रेस करने की, तो कई लोग जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि वो कुछ ऐसा बन रहे हैं जो कि वो हैं नहीं। वो क्या हैं, वो उन पर छोड़ दो भाई। अगर वो अपने आप को अपने सो कॉल्ड अपोज़िट जेंडर के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप ये कह रहे हैं कि जब वो लोग सर्जरी कराते हैं या कोई जेंडर अफ़र्मिंग प्रोसीजर अपनाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने आप को उस रूप में एक्सप्रेस करने में मदद मिले, जो कि वो हैं, उनके हिसाब से, तो उनका हार्म हो रहा है। मैं आपकी बात क्यों मानूँ कि उनको हार्म हो रहा है? मैं उनकी बात क्यों ना सुनूँ? ट्रांस लोग खुद तो ये नहीं कहते कि हमारे हार्म है। ट्रांस लोग खुद अपने आप को इन सर्जरीज़ के थ्रू ले जाते हैं और फिर खुश होते हैं। इस बारे में डेटा है। ट्रांस लोगों के बीच जिन ट्रांस यंगस्टर्स को जेंडर अफर्मिंग केयर नहीं मिलता, उनमें सुसाइड रेट्स काफ़ी हाई होते हैं और ये आपको हार्म नहीं दिख रहा है। अगर किसी की सुसाइड रिस्क को लोअर किया जा सके, एक जेंडर अफर्मिंग प्रोसीजर के बाद, तो ये डेफ़िनिटली हार्म का रिडक्शन है। आपको कोई आइडिया नहीं है कि किस प्रकार की ज़िंदगी लोगों को जीनी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को उस जेंडर का नहीं मानता जो उसको बचपन में असाइन किया गया था, उसको पूरी ज़िंदगी नाटक करना पड़ता है। उसको पूरी ज़िंदगी एक अलग आवाज़ में बात करना पड़ता है, अपने हाव-भाव, अपने मैनरिज़म्स को कंट्रोल करना पड़ता है। उसको उन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ता है जिसको सोसाइटी किसी और जेंडर का समझती है। उसे अपने आप को छुपा कर रखना पड़ता है, क्योंकि उसे स्टिग्मा को फेस करना पड़ता है। कुछ लोगों से हो सकता है आप उनमें से हों। आप अपनी स्टैंड पॉइंट से, अपनी वैंटेज पॉइंट से दूर खड़े होके ये नहीं कह सकते कि ये उसका हार्म है। उसका हार्म है या नहीं, ये उस पर है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को आज़ादी के साथ जी सकें। क्योंकि जब हम ऐसा नहीं करते हैं, तो सोसाइटी का हार्म होता है। ऐसे कितने लोग हैं जो कि एंटी ट्रांस स्टिग्मा की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर वो ज़िंदा होते, तो वो सोसाइटी का कितना भला कर सकते थे। अगर वो ज़िंदा होते, तो हम कितने प्रकार के लोगों को इस सोसाइटी में देख पाते। डाइवर्सिटी इज़ अ गुड थिंग। You are a Muslim living in UK, you should understand this. If diversity was not one of the values there, you would not be able to do what you do, unless you're opposed to it. I don't think you are in agreement with the far right nut jobs of UK who think that Muslims should not be allowed to come into the UK. लेकिन उनकी आर्ग्यूमेंट होगी, लेकिन फ्यूचर के अंदर अगर इन्होंने ये सर्जरी नहीं करवाई तो इनके साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जान ले सकते हैं, Yeah. एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो किसका हार्म प्रिंसिपल इधर हम लेंगे? जिसको जिसकी ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ रहा है, उसका हम प्रिंसिपल लेंगे। नहीं, अगर आपको अपने मज़हब को फ़ॉलो करना है और मुझे लगता है कि आपका आपके मज़हब को फ़ॉलो करना हार्म है सोसाइटी के लिए, तो क्या मैं आपको बताऊँ कि आपको क्या करना चाहिए? जाहिर है सोसाइटी पर डिपेंड करेगा, मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट पर डिपेंड करेगा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पर डिपेंड करेगा, लॉबीइस्ट्स पर डिपेंड करेगा। जिस तरह प्रिट्सकार फैमिली यूएस के अंदर ज़्यादा प्रो एलजीबीटी के लिए लॉबी करती हैं, और भी मतलब लॉबी ग्रुप्स हैं। जैसा कि मैंने कहा, किसी सोसाइटी में किस प्रकार के रूल्स को फ़ॉलो करना है, किस प्रकार के लोगों को एनकरेज करना है, ये लोग कंसेंसस से डिसाइड करते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि हमें सोसाइटी में एक-दूसरे को जान से मारने वाले खूंखार, खतरनाक क्रिमिनल्स को आज़ादी से घूमने की इजाज़त देनी चाहिए क्योंकि ये उनकी विल है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सोसाइटी को बहुत विज़िबल, टैंजिबल हार्म होगा।
पर कोई भी सोसाइटी किसी ऐसे व्यक्ति को रोकना क्यों चाहेगी जो सिर्फ़ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है? जो सिर्फ़ अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए साइंस का सहारा लेकर अपनी ज़िंदगी को आसान करने की कोशिश कर रहा है। आपने मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट का जो एग्ज़ाम्पल दिया वो नोम चॉम्स्की की राइटिंग है और नोम चॉम्स्की मोस्टली अमेरिकन इंपीरियलिज़्म की बात कर रहे थे कि अमेरिकन इंपीरियलिज़्म किस प्रकार अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अमेरिकन सोसाइटी में कंसेंट को मैन्युफैक्चर करवाता है। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट एंड आई एग्री विथ यू कंप्लीटली कि अमेरिकन सोसाइटी ऐसा करवाती है। पर उसको इस पर अप्लाई करना सही नहीं बनता। जैसा कि मैंने कहा हम लोग सोसाइटी में कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। जिस देश में आप रहते हैं, वहाँ कानून बनते हैं। लोग एक-दूसरे से बातें करते हैं पार्लियामेंट में और कहते हैं कि हाँ, ये रूल बनना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये रूल बनेगा तो हार्म होगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये रूल बनेगा तो ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा और जो हार्म होगा हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। और इस प्रकार की बैक एंड फोर्थ से चीज़ें डिसाइड होती हैं। Now, I know this is a very picture perfect image of what a parliament is like. Parliament never works that way. Our own parliament doesn't work that way. But that is in principle the idea behind this kind of a society. और जैसा कि मैंने पॉइंट आउट किया, यही प्रोसेस हर सोसाइटी अपनाती है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, बांग्लादेश में पार्लियामेंट है। श्योर, वहाँ पे जो वहाँ की मेजॉरिटी है, वो डिसाइड करती है कि किस प्रकार के रूल्स फॉलो की जाएँ और वहाँ की माइनॉरिटीज़ को वहाँ एडजस्ट करना पड़ता है। अबॉर्शन को आप देख लो, एक कहेगा कि हाँ नहीं नहीं हार्म प्रिंसिपल, बच्चे को नहीं मार सकते, लेकिन दूसरा कहेगा हाँ मेरी जिस्म मेरी मर्जी, देखो ये मेरी मर्जी है, मुझे नुकसान पहुंचेगा। हार्म प्रिंसिपल अच्छा साउंड करता है लेकिन सब्जेक्टिव है। मैं रिपीट करता हूँ, हम उसी सब्जेक्टिव डिबेट के ज़रिए ऑब्जेक्टिव डिसिशंस पर पहुँचते हैं। हम अबॉर्शन के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये अबॉर्शन का राइट औरतों के पास होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन दैट और औरतों को डिसाइड करने की फ्रीडम नहीं होनी चाहिए कि उनके शरीर का क्या होता है। हम डिबेट करते हैं और हम नतीजों पर पहुँचते हैं। अमेरिका में ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अबॉर्शन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। अमेरिका में ऐसे भी स्टेट्स हैं जिन्होंने अबॉर्शन को इलीगल डिक्लेयर नहीं किया है। ये एक बैक एंड फोर्थ प्रोसेस है। एक समय था जब स्लेवरी के बारे में इसी प्रकार की डिबेट्स होती थी। वो डिबेट फॉर्च्यूनेटली एंटी स्लेवरी लोग जीत गए। अगर नहीं जीते तो आपके जैसे लोग और मेरे वैसे जैसे लोग इस समय आज़ाद नहीं होते, कम से कम अमेरिका में। और इसी प्रकार की बैक एंड फोर्थ से हम लोग किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि अबॉर्शन का जो डिसीज़न है, ये उस औरत पर होना चाहिए जो प्रेग्नेंट है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसकी बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। अगर उसे 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखना पड़ता है, अगर उस बच्चे को जन्म देते समय जो पेन होती है, उसे सहना पड़ता है, तो वो पेन या वो ट्रबल या वो जो भी है, वो सब वो सहना चाहती है या नहीं चाहती, ये उसके ऊपर है। कोई भी औरत ये डिसीज़न लाइटली नहीं लेती। कई बार जब लोग कहते हैं कि औरतें अबॉर्शन करा लेती हैं और ये लीगल नहीं होना चाहिए, लोग ये समझ लेते हैं जैसे उनके लिए बहुत आसान है। ऐसे मतलब मज़े-मज़े में सड़क किनारे किराने की दुकान पे लोग अबॉर्शन कराने चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। इसका जो इमोशनल टोल पड़ता है, इसका जो फिज़िकल टोल पड़ता है, इसका जो फाइनेंशियल टोल पड़ता है, ये सब उस औरत को ही सहना पड़ता है। और फाइनली मुझे लगता है कि औरत को ही डिसाइड करना चाहिए, वो अबॉर्ट करना चाहती है अपने बच्चे को या नहीं। और ये तो बस पोस्ट प्रेग्नेंसी कॉम्प्लिकेशंस हैं। कभी-कभी प्रेग्नेंसीज़ इसलिए भी होती हैं क्योंकि किसी औरत के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और उस केस में भी एक औरत के पास आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को उस क्राइम के कॉन्सिक्वेंसेज़ के साथ ना बिताए। आपका, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। दूर खड़े होके बोलना कि उसको वो करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो इस गुफ्तगू का मेन बात थी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की, और हाँ, आपको उस पे नज़र आते हैं। आएगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मोरालिटी के बारे में बात करेगी, जनरल ऑब्जेक्टिव मोरालिटी से दूर हटेगी और एक स्ट्रॉ मैन बना के तो उसको अटैक करेगी। अरे बात सुन तो लो सर पहले पहले बात सुन तो लो। आप ऑब्वियसली मेरी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी वाले पॉइंट को ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वहाँ पे क्या स्ट्रॉ मैन था? उसी प्रकार ह्यूमन सोसाइटी को आप एक गेम की तरह देख सकते हैं जहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स है जिसे हम सब मानते हैं और चूँकि हम उन रूल्स को मानते हैं, हमारी सोसाइटी ठीक-ठाक से काम करती है। सेट ऑफ रूल्स, ये सेट ऑफ रूल्स डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किसने डिसाइड किए? डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स है, अलग-अलग देशों में और भी सेट ऑफ रूल्स हैं। सऊदी अरेबिया में अलग सेट ऑफ रूल्स है, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, यूके में अलग सेट ऑफ रूल्स है। एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कुछ लोगों ने डिसाइड किया, पर कई देश हैं जो इनको फॉलो नहीं भी करते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़ अ गुड थिंग। इट वर्क्स आउट टू द एडवांटेज ऑफ पीपल लाइक यू इवन। But for some reason, you find it not good enough, and I
फॉर द लाइफ ऑफ मी कैनॉट रैप माई हेड अराउंड व्हाई दैट इज। सबसे पूछा गया कि आपकी मर्जी क्या है, या बस चंद वाइट प्रिविलेज्ड मेल्स इन अमेरिका ने ये डिसाइड किया और सब पर जनरली ये आप उनका यार्ड स्टिक बन गया? I agree with your point कि some white privileged males should not get to make any decision about everyone in the world. बट पहली बात तो ये है कि मुझे ये नहीं पता कि आपका डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से डिसएग्रीमेंट क्या है? क्या सिर्फ ये कि वो आपके रिलीजन से मेल नहीं खाती, या ये कि उसको व्हाइट लोगों ने लिखा है, या ये कि कुछ और? I don't know what your disagreement with it is. As far as I can tell, there does not seem to be any problem with it. And as far as I can tell, it is just another set of rules. It is not being handed out as something that came from God. It is being handed out as something that is worthy of being followed, because in the 21st century हम सब इस रियलाइजेशन के साथ जीते हैं कि सारे इंसान इक्वल होते हैं। दैट इज व्हाई इट एग्जिस्ट्स। नाउ, क्या आप मानते हैं कि सारे इंसान इक्वल होते हैं? मुझे लगता है कि आप मानते होंगे। अगर आप नहीं मानते तो बता दीजिए। फॉर द ऑडियंस, मैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि अगर कोई चीज़ है जिसे आप डिसएग्री करते हैं, तो क्यों करते हैं? और जहाँ तक रही बाकी की बात, आई स्टिक टू माय प्रीवियस पॉइंट। वी हैव सेट्स ऑफ रूल्स। The Universal Declaration of Human Rights is a set of rules. Nobody is saying it is absolute, nobody is saying it is objectively true, but it is useful in maintaining cohesion of society. And in this case, it aspires to maintain cohesion in the human family, in the community of nations. एक्सेप्ट करने की क्या बात हुई? आप कह रहे थे कि मजहब मतलब बंदा बोर्न होता है मजहब के अंदर, कॉन्ट्रैक्टेरियन लिबरलिज्म के अंदर भी आप बोर्न होते हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। आपने मतलब इधर मैं यूके का पैदा हुआ हो, मेरे से नहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया गया या ये या वो। जब बंदा बोर्न होता है तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है। हम में से कोई भी किसी भी सोसाइटी में पैदा हो, उस सोसाइटी के रूल्स के अंदर पैदा होता है, और उसको उन रूल्स को फॉलो करने के लिए पैदाइश के बाद अर्ली एज में ट्रेनिंग दी जाती है। इसी प्रकार की कम्युनिटीज़, नेशनलिस्टिक कम्युनिटीज़ भी होती हैं। अगर आप एक देश में पैदा हुए, तो आपको बचपन से उस देश के जो आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं, उसके सामने माथा टेकने को कहा जाता है। इट इज़ नॉट डिफरेंट, इट इज़ द सेम एज़ रिलिजन। आई एग्री विथ यू देयर। पर मेरा पॉइंट जो था, जो मैं कह रहा था कि बच्चों को बचपन से रिलिजन के अंदर डाला जाता है, मेरा पॉइंट ये था कि ज़्यादातर लोग जिस भी रिलिजन में हैं, सिर्फ़ इसीलिए हैं। ज़्यादातर लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। लोग पॉइंट आउट करते हैं कि कुछ लोग कन्वर्ट करते हैं, आपने भी किया था पिछले वीडियो में। मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जिस धर्म में पैदा होते हैं, उसी धर्म को फ़ॉलो करते हैं। एंड दिस इज़ व्हाई मोस्ट पीपल बिलॉन्ग टू द रिलिजन दैट दे हैव। और आर्ग्यूमेंट ये होती है क्योंकि आप मतलब फ़ायदा उठा रहे हो इस सोसाइटी का, तो मतलब ये आपका कंसेंट है, तो कंसेंट पर डिस्कशन होती है। और वही बात, रूल्स कौन डिसाइड करेगा? चॉम्स्की ने मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का बोला था कि मतलब लोगों की सोच को प्रोपेगेंडा के साथ चेंज किया जाता है। और छोड़ के जब वोटिंग भी होती थी, यह आप स्टालिन को देख लो या नेपोलियन को देख लो, वो अपने फौजी बाहर खड़े करवाते थे वोटिंग बूथ्स के, सो उनको वोट मिल सके। तो ये कहना कि हाँ हमने डिसाइड किया है, ये भी सब्जेक्टिव है। बिल्कुल सब्जेक्टिव है। ये जो प्रोसेस है, इसका एक ऑन पेपर वर्ज़न है और एक रियल वर्ज़न है। ऑन पेपर इसको काम करना चाहिए आइडियली, जैसा हम लोग कहते हैं, पर ये अक्सर करता नहीं है, बिकॉज़ इट्स ह्यूमन बीइंग्स एंड करप्शन एक्सिस्ट्स एंड बैड पीपल डू बैड थिंग्स एंड ऑल दैट हैपेंस। पर जो पॉइंट आपने रेज़ किया चोम्स्की का, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, ये हर पावरफुल कम्युनिटी करती है। इस्लामी देशों में, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में, कंसेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है हिंदुओं के खिलाफ। बांग्लादेश में एथीस्ट के खिलाफ ये इस प्रकार का कंसेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्योंकि वहाँ की मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी इस्लामिक है। भारत में मेजॉरिटेरियन कंसेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है और हम एंटी मुस्लिम बिगटरी देखते हैं। दिस इज कॉमन टू एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरी सोसाइटी। ये सिर्फ सेक्युलर सोसाइटी की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप और मैं असल में एक ही प्रकार की ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, कोट अनकोट, के अंडर में हैं। आप बस उसको डिनाय कर रहे हैं। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी अलग-अलग सोसाइटीज़ की सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस पर डिपेंड करती है। वो ऑब्जेक्टिव होती है उस सोसाइटी के रूल्स के अंडर, और वो सब्जेक्टिव होती है क्योंकि वो इंसान की इमेजिनेशन से निकली होती है।
सब्जेक्टिव फ्रेमवर्क्स के अंदर ऑब्जेक्टिविटी एग्ज़िस्ट कर सकती है। अच्छा, तो ये इंसेप्शन मोरालिटी आप बता रहे हो। ये है कि देखो सब्जेक्टिव के अंदर ऑब्जेक्टिव, यार ये सेमेंटिक्स को हम छोड़ें, आप कोई एग्ज़ाम्पल दो, इसका कोई प्रूफ दो। ये तो आपने बात को हँस के उड़ा दिया सर। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था जो आपने वीडियो में नहीं दिखाया। मैंने कहा पहले जैसे मैंने कहा, मैंने उस जो क्लिप आपने दिखाई मैंने उससे पहले चेस के गेम का एग्ज़ाम्पल दिया था, फिर दे देता हूँ। चेस का जो गेम है, वो एक गेम है व्हिच डिपेंड्स ऑन 2 पीपल प्लेइंग एंड फॉलोइंग द सेम रूल्स। अगर 2 लोग चेस खेल रहे हैं तो उनको एक ही सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उन्हें एग्री करना पड़ेगा कि ये पीस ऐसे ही मूव करेगा, ऐसे-ऐसे नहीं करेगा। ये पीस ऐसे ही मूव करेगा, ऐसे-ऐसे नहीं करेगा। जब तक दोनों लोग उन रूल्स को मानते नहीं हैं, तब तक वो गेम काम नहीं करेगा। अगर वो उन रूल्स को मानते हैं, तो वो सक्सेसफुली चेस खेल सकते हैं। अगर नहीं मानेंगे, तो गेम ही पॉसिबल नहीं है। मैं कह रहा था कि एक सब्जेक्टिव फ्रेमवर्क के अंदर एक ऑब्जेक्टिव सेट ऑफ रूल्स एग्ज़िस्ट कर सकते हैं। चेस नेचुरल नहीं है। चेस को हमने इन्वेंट किया है, यानी वो हमारी इमेजिनेशन से निकला है और ह्यूमन सोसाइटी में जैसे रूल्स एग्ज़िस्ट कर सकते हैं, वैसे ही चेस के गेम के अंदर भी रूल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनको दोनों प्लेयर्स को ऑब्जेक्टिवली मानना पड़ेगा, नहीं तो गेम काम नहीं करेगा। मैं सिर्फ ये साबित कर रहा था कि एक सब्जेक्टिव चीज़ के अंदर ऑब्जेक्टिव रूल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार ह्यूमन सोसाइटी में भी जैसे मैंने पहले बताया था, जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, हम सबको मानने पड़ते हैं। कुछ लोग नहीं मानते और उसके लिए लॉ एनफोर्समेंट होती है। पर सोशल कोहेजन जो होती है, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग सोशल रूल्स को फॉलो करते हैं। होमोसेक्सुअलिटी को कुछ समय पहले तक कुछ लोग अननेचुरल और मेंटल डिसऑर्डर मानते थे, पर अब हमें पता चल चुका है कि ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। इसीलिए हम अब नहीं मानते। ये जब कहते हैं कि हमने हमने ये क्या आप साइंस के लिए बोलते हो? ये कौन है हमने? कोई एविडेंस पेश कर दो जो आपकी बात को मजबूत करेगा, क्योंकि आई स्ट्रिक्टली डिसएग्री विद दिस। I know you disagree with it, but that's just your subjective opinion. It has got nothing to do with what science says. The scientific consensus broadly agrees that homosexuality is natural and that homosexual people are just human beings who are following their natural natures. There is nothing evil or immoral or dangerous about homosexuality. This may be the view of your religion, but it is not reflected in scientific literature. और मुझे लगता है कि हम मोरालिटी का सोर्स इस नीड को बता सकते हैं। ये एक इवोल्यूशनरी नीड है। ह्यूमन बीइंग्स ट्राइबल एनिमल्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स शुरू से लेकर आज तक एक दूसरे के साथ रहे, इसीलिए स्ट्रांग बने। यस, मोरालिटी एक नीड है, इसको मैं डिनाई नहीं करता। ये अगेन एक स्ट्रॉ मैन है, बता रहे कि मोरालिटी इंपॉर्टेंट है, ये है वो है। भाई स्ट्रॉमैन कैसे है? मैंने कब कहा कि आप ये नहीं मानते? स्ट्रॉमैन होता अगर मैं कुछ और, अगर मैं आपके ओपिनियन को कुछ और बता रहा होता। मैंने आपके मोरालिटी के ऊपर जो ओपिनियन है उसके बारे में और कुछ नहीं कहा था। ये स्ट्रॉमैन कैसे हुआ? बात मोरालिटी की इंपॉर्टेंस की नहीं हो रही, बात प्रूफ ऑफ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एंड प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की हो रही है। हम डिनाई नहीं करते द इंपॉर्टेंस ऑफ मोरालिटी। और दूसरी बात यह है, क्या आप कह रहे हो कि मोरालिटी इवोल्यूशनरी, क्या आप कह रहे हो कि इवोल्यूशन से मोरालिटी आ रही है? आपकी ये आर्ग्यूमेंट है। मैं आपको स्ट्रॉमैन नहीं करना चाहता। अगर ये है तो इंटरेस्टिंग होगा, बट कंप्लीटली फॉल्स। मैं इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा था। आई एम सॉरी अबाउट द कन्फ्यूजन। मैं बात कर रहा था ह्यूमन सोशल इवोल्यूशन की, वो एरिया जिसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स स्टडी करते हैं, बायोलॉजिस्ट्स नहीं। पर हमारी सोशल इवोल्यूशन का हमारी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के साथ संपर्क है। इट इज़ नॉट द होल पिक्चर बट इट इज़ डेफिनेटली पार्ट ऑफ इट। मेरा पॉइंट ये था कि डिफरेंट स्पीशीज टुक डिफरेंट पाथ्स टू गेट टू वेयर दे आर। आवर स्पीशीज गॉट टू दिस स्टेट बाय बीइंग ट्राइबल एनिमल्स। एक ऐसा जानवर जो जंगल में अकेला रह सकता है, उसके पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए और फीड करने के तरीके होते हैं। पर ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग जब हमारे एप एंसेस्टर्स से आए, तो हमारा जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो था कम्युनिटी। और इसी वजह से हमारा जो ट्राइबल पास्ट है, उसमें हम लोगों ने कुछ मेथड्स डेवलप किए जो कि उन कम्युनिटीज़ को स्ट्रॉन्ग रख सके। चूँकि मैं ह्यूमन सोशल इवोल्यूशन की बात कर रहा था, हम लोग ट्राइबल एनिमल्स हैं। शुरू से ही हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया कम्युनिटीज़ के ज़रिए। कम्युनिटीज़ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए एक कोड ऑफ रूल्स काम आता था। कई बार ये कोड ऑफ रूल्स किसी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से आते थे और कई बार बाद में नहीं आते थे। पर कोड ऑफ रूल्स हमेशा से रहे हैं और यही कोड ऑफ रूल्स इवॉल्व करते, करते, करते आज इस स्टेट पर पहुँचे हैं कि हम
विदाउट गॉड एक कंट्री को एक कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ रूल्स या कोड ऑफ कॉन्डक्ट दे सकते हैं, जिसे आप मोरालिटी कह रहे हैं। ये एक एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, पर हमारी एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हमारे बायोलॉजिकल रूट से भी जुड़ी हुई है। मतलब हमारे एप एंसेस्टर्स भी कम्युनल थे, वो भी ग्रुप्स में रहते थे, वो भी एक कोड ऑफ रूल्स को फॉलो करते थे और आज भी करते हैं। चिंपैंजी ग्रुप्स में, बोनोबो ग्रुप्स में अलग-अलग कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं। देयर इज़ एम्पल अमाउंट ऑफ रिसर्च ऑन दिस कि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होमोसेक्सुअलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो अब मुझे स्टडीज़ देनी पड़ेगी यार, लंबा एडिटिंग अब हो जाएगी। काफ़ी स्टडीज़ है यार, अब मैं क्या-क्या लिंक करूँ? चलो जितना हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। गार्डियन के अंदर ये था इनकॉन्टिनेंस, ब्लीडिंग एंड एसटीआईज़, ये कॉन्सिक्वेंसेस थे। इसका ऑथर था डेनिस कैम्पबेल। इनकी पहली स्टडी थी ये गार्डियन में छपा हुआ आर्टिकल जिसका हेडलाइन है राइज इन पॉपुलैरिटी ऑफ एनल सेक्स हैज लेड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर वुमेन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होमोसेक्सुअलिटी के बारे में नहीं है, ये एनल सेक्स के बारे में है। ऐसे बहुत होमोसेक्सुअल लोग हैं जो एनल सेक्स में एंगेज नहीं करते हैं। दिस इज अबाउट एनल सेक्स एंड एनल सेक्स इज हैड बाय हेटेरोसेक्सुअल पीपल आल्सो। इसका इस आर्टिकल का होमोसेक्सुअलिटी के साथ लिंक नहीं है। इनफैक्ट इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे ये साफ-साफ लिखा हुआ है कि नेशनल सर्वे ऑफ सेक्सुअल एटीट्यूड्स रिसर्च अंडरटेकन इन ब्रिटेन has found that the proportion of 16 to 24-year-olds engaging in heterosexual anal intercourse has risen from 12.5% to 28.5% over recent decades. यानी कि ये हेटेरोसेक्सुअल लोगों के बारे में बात हो रही है, होमोसेक्सुअल लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है। दूसरी बात मैंने सर्च करके देखा इस पूरे आर्टिकल में एक बार भी होमोसेक्सुअलिटी का ज़िक्र नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी वर्ड का ज़िक्र नहीं है, गे वर्ड भी नहीं है इसके अंदर। This study is purely about anal sex and I mean look at the headline of it. Rise in popularity of anal sex has led to health problems for women. If this was about homosexuality, who are the women having sex with? Other women? How are they having anal sex with other women? Your religion may equate homosexuality with anal sex, but homosexuality is not just anal sex. It is about loving someone who just happens to be of one's own sex. Homosexuality में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन जो बॉर्न और रेज्ड होते हैं लेस्बियन फैमिलीज के अंदर, उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज और उनकी वेल बीइंग का इश्यूज जब वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आते, ये साइंस डायरेक्ट के अंदर था 2022। आपकी अगली स्टडी है साइंस डायरेक्ट से कंसर्न्स ऑफ इमर्जिंग अडल्ट्स हु आर बोर्न एंड रेज्ड एंड प्लान्ड लेस्बियन पेरेंट फैमिलीज। यानी कि ऐसे लोगों की जिंदगी की प्रॉब्लम्स जो कि लेस्बियन फैमिलीज में बड़े हुए। इस आर्टिकल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि होमोसेक्सुअलिटी प्रॉब्लमैटिक है, बल्कि यहाँ पे ये लिखा है कि उनकी प्रॉब्लम्स का एक बड़ा हिस्सा होता है होमोफोबिया। यहाँ होमोफोबिया की बात की गई है, मतलब जो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं इस वजह से कि वो लेस्बियन फैमिलीज में बड़े हो रहे हैं या वो खुद गे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम्स का सोर्स बनते हैं। इस स्टडी में ये साफ लिखा गया है कि जब उनको इस बारे में पूछा भी नहीं गया था, तब भी उन्होंने बताया कि उनके प्रॉब्लम्स का एक बड़ा हिस्सा सोशल स्टिग्मेटाइजेशन होता है। प्रॉब्लम्स उनको होमोसेक्सुअलिटी की वजह से नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि सोसाइटी होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ है। तो ये आप जो कह रहे थे, ये इसका एग्ज़ैक्टली उल्टा प्रूव करती है। ये स्टडी काफ़ी लंबी है और इसमें आपको दूसरी स्टडीज़ के रेफरेंसेस भी मिलेंगे। ना इस स्टडी में और ना ही किसी और स्टडी में जिसके रेफरेंसेस दिए गए हैं, आपको मिलेगा इस बात का कोई भी एविडेंस कि होमोसेक्सुअलिटी इज़ द प्रॉब्लम। आपको होमोसेक्सुअल लोगों को और होमोसेक्सुअल लोगों के साथ रहने वाले लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, उस बारे में रेफरेंसेस मिलेंगे, उस बारे में डिस्कशंस मिलेगी, उस बारे में एविडेंस मिलेगा। पर होमोसेक्सुअलिटी में प्रॉब्लम है इज़ नॉट द कंक्लूजन ऑफ एनी ऑफ दीज़ स्टडीज़। होमोसेक्सुअलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम जाते 46% अब्यूज रिपोर्ट करते गे कपल्स के अंदर। कहते हेट्रोसेक्सुअल्स के हाँ कम होता है, होमोसेक्सुअल्स के हाँ ज़्यादा होता है। तो ये सेज जर्नल के अंदर है 2016, रॉब स्टेफेंसन। आपकी अगली स्टडी थी सेज जर्नल से और इस स्टडी का नाम है इंटीमेट पार्टनर वायलेंस इन सेम सेक्स रिलेशनशिप्स, आर वी अवेयर ऑफ द इम्प्लीकेशंस। और इस स्टडी के एब्स्ट्रैक्ट में ही आपके सवाल का जवाब मिल जाता है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि in the last decade, crucial missing links have been established, and researchers tried to connect the dots of this severe health disparity. This intersectionality has found the impact of race, gender, class, physical ability, and legal framework of IPV in lesbian, gay, and bisexual relationships. यहाँ ये ज़रूर कहा जा रहा है कि उन रिलेशनशिप्स में वायलेंस के पैटर्न होते हैं, पर वायलेंस के पैटर्न हर रिलेशनशिप में होते हैं और इन रिलेशनशिप्स में जो वायलेंस के पैटर्न हैं, उनके ऊपर रेस, जेंडर, पैसे, सोशल स्टेटस वगैरह का क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में ये स्टडी है।
इस स्टडी का नतीजा ये नहीं है कि उनके अंदर ज़्यादा वायलेंस होती है, इसीलिए होमोसेक्सुअलिटी में ही कुछ प्रॉब्लम है। इस पूरी स्टडी में एक बार भी कहीं नहीं कहा गया है कि होमोसेक्सुअलिटी में ही प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इस स्टडी के रिकमेंडेशंस में जहाँ पे इस स्टडी ने कहा है कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, इस स्टडी के रिकमेंडेशन में ये लिखा है कि इसको सॉल्व करने का तरीका है एडवोकेटिंग फॉर द लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स यूनियन, पुटिंग द एसएसआईपीवी इन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट्स टू सपोर्ट सर्वाइवर्स। यानी कि सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करने से जो सोशल स्टिग्मा होता है, जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में अभी मैंने बात की थी, उनको कर्ब करने में हेल्प मिल सकती है। ये इस स्टडी का नतीजा बता रहा है। वो स्टडी जिसको आप यूज़ कर रहे थे ये साबित करने के लिए कि होमोसेक्सुअलिटी इज़ द प्रॉब्लम। ये स्टडी भी काफ़ी डीप है, अच्छी खासी लंबी है। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। होमोसेक्सुअलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ADHD ट्वाइस एज ज़्यादा प्रेवलेंट है उनके बच्चों के यहाँ जिनके सेम सेक्स पेरेंट्स होते हैं। ये स्टडी 2015 डोनाल्ड सलिन्स की है। आपकी अगली स्टडी है एसएसआरएन से, चाइल्ड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD इन सेम सेक्स पेरेंट फैमिलीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, प्रेवलेंस एंड कोमॉर्बिडिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में है, आपके देश के बारे में भी नहीं है। दूसरी बात, इस पूरी स्टडी में एक बार भी कहीं मेंशन नहीं आया कि होमोसेक्सुअलिटी बुरी है। इस स्टडी में जिसको मैंने डाउनलोड करके पढ़ा, अगर आप इंटरेस्टिंग पार्ट देखना चाहें, तो वो ये है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइंडिंग वाज़ दैट स्टिग्मेटाइजेशन और परसीव्ड स्टिग्मेटाइजेशन वाज़ एसोसिएटेड विद सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ADHD, व्हिच इंडिपेंडेंटली एडेड टू द रिस्क ड्यू टू हैविंग सेम सेक्स पेरेंट्स। मतलब इसका एक रिलेशन उस बुलिंग के साथ भी आता है, जो कि बच्चों को सफ़र करनी पड़ती है क्योंकि वो सेम सेक्स फैमिलीज़ से आते हैं। ये स्टडी होमोसेक्सुअलिटी बुरी है, ये नहीं कह रही है। ये स्टडी कह रही है कि होमोसेक्सुअल लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स का डायरेक्ट रिलेशन उनके बच्चों को ADHD होने के साथ है या नहीं, इसके बारे में ये कोई क्लियर कंक्लूजन रीच नहीं करती है। ये बस कहती है कि उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट इस स्टडी के लास्ट में लिखा भी हुआ है, टू माय नॉलेज दिस इज़ द फर्स्ट रिपोर्टेड स्टडी ऑफ ADHD एंड चिल्ड्रन विद सेम सेक्स पेरेंट्स इन अ टोटल पॉपुलेशन। A better understanding of the effect of parent sexual orientation and family structure on ADHD prevalence, incidence, and likely response to intervention may aid in developing more effective diagnoses and treatment for children at the risk of ADHD. इस प्रकार की ये पहली स्टडी है। ये स्टडी सिर्फ ये बताती है कि एक चीज़ ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है, उनको सॉल्व करने के क्या कारण हैं, ये पता करने के लिए और स्टडीज़ होनी ज़रूरी हैं। ये इस स्टडी का कंक्लूजन है। पर बगैर इस स्टडी को पढ़े, बगैर उन सब स्टडीज़ को पढ़े, आप इमीडिएटली इस नतीजे पर पहुँच गए कि होमोसेक्सुअलिटी ही बुरी है। इस स्टडी के कंक्लूजन में ये कहा गया है कि जो ज़रूरी है वो ये है कि इन बच्चों को जो ADHD का इंक्रीज़्ड रिस्क है, उसको अवॉइड करने के तरीके बताना ज़रूरी है। इस स्टडी का कंक्लूजन ये नहीं है कि होमोसेक्सुअलिटी बुरी है और इसलिए होमोसेक्सुअल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हो गए तो तुम्हारे बच्चों को ज़्यादा ADHD होगा। These studies are scientific studies. They do not cater to your religious biases. होमोसेक्सुअलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर women जो मतलब गे बाइसेक्सुअल जिनके फादर्स होते हैं उनके एडल्ट के अटैचमेंट इश्यूज भी होते हैं, क्लोजनेस और इंटीमेसी इश्यूज उनके होते हैं, और एंग्जाइटी इन रिलेशनशिप्स ज़्यादा होती हैं हेट्रोसेक्सुअल औरतों के कंपैरिजन में। ये साइंस डायरेक्ट। आपकी अगली स्टडी है अडल्ट अटैचमेंट स्टाइल डायमेंशंस इन वुमेन हु हैव गे और बाइसेक्सुअल फादर्स। ये एक स्टडी है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की जो उन औरतों को फेस करनी पड़ती है जिनके फादर हेटेरोसेक्सुअल फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर गे या बाइसेक्सुअल के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। नोट कीजिए कि ये हेटेरोसेक्सुअल फैमिली स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अगर होमोसेक्सुअल फैमिलीज का स्ट्रक्चर होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स के लाइफस्टाइल के साथ एडजस्ट करने के लिए डिजाइंड होता, तो ये प्रॉब्लम शायद नहीं होती। और दूसरी बात ये कि इस स्टडी में भी कहीं नहीं कहा गया कि होमोसेक्सुअलिटी में ही प्रॉब्लम है। इस स्टडी में कहा गया कि होमोसेक्सुअल लोगों को और होमोसेक्सुअल लोगों के आसपास रहने वाले लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हर किसी को आती हैं। हेटेरोसेक्सुअल लोगों के लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, हेटेरोसेक्सुअल लोगों के आसपास रहने वाले होमोसेक्सुअल और ट्रांससेक्सुअल लोगों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइफ में सबको प्रॉब्लम्स होती हैं भाई। अगर मैं एक लिस्ट बनाऊँ प्रॉब्लम्स की जो मुस्लिम्स को होती है, उसका मतलब क्या है? मुसलमान होने में प्रॉब्लम है? अगर मैं एक लिस्ट बनाऊँ प्रॉब्लम्स की जो किसी भी कैटेगरी के लोगों को होती है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि इस कैटेगरी को एग्ज़िस्ट ही नहीं करना चाहिए। होमोसेक्सुअलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेम सेक्स पेरेंटिंग क्रिएट्स ऑब्स्टिकल्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये एक स्टडी है। आपकी अगली स्टडी है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से, जो कि यूएस की है, और इसका हेडलाइन है ग्रोइंग अप विद गे पेरेंट्स, व्हाट इज़ द बिग डील?
और इस स्टडी को पढ़ने से पहले हमें ये वाला चीज़ पढ़नी चाहिए, यहाँ पे जो डिस्क्लेमर लगा हुआ है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड्स एक्सेस टू साइंटिफिक लिटरेचर। इंक्लूजन इन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन डज़ नॉट इम्प्लाई एंडोर्समेंट ऑफ और एग्रीमेंट विथ द कंटेंट्स ऑफ एनएलएम और द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। मतलब ये कह रहे हैं कि हम ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पर इस इन्फॉर्मेशन को हम एंडोर्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ़ एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि इस स्टडी को लिखने वाले जो हैं रिचर्ड फिट्ज़गिबन्स, ये एक कैथोलिक हैं और इनका काम भी कैथोलिक इंस्टीट्यूशन के साथ काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। ये थे एडजंक्ट प्रोफेसर एट द पोंटिफिकल जॉन पॉल II इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ मैरिज एंड फैमिली, द कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी एंड अ कंसल्टेंट टू द वेटिकन्स कांग्रीगेशन फॉर द क्लर्जी। बायस को ध्यान में रखो। और आखिरी बात, इस स्टडी में काफ़ी कुछ लिखा गया है इस बारे में कि चिल्ड्रन ग्रोइंग अप विद गे पेरेंट्स फेस प्रॉब्लम्स। उस प्रॉब्लम का सोर्स ये है कि सोसाइटी के मन में होमोसेक्सुअलिटी को लेके जो स्टिग्मा है, जो होमोफोबिया है, वो इन बच्चों की लाइफ को उनके पेरेंट्स के थ्रू अफेक्ट कर रही है। बिकॉज दीज आर डिफिकल्ट फैमिलीज, राइट? दे आर डिफिकल्ट फॉर मेनी रीजंस एंड मेनी ऑफ दोज रीजंस हैव टू डू विद सोशल स्टिग्मा, जैसा कि हमने पहली स्टडीज में भी देखा। इस स्टडी का कंक्लूजन ये निकलता है कि मतलब यहाँ पे इस स्टडी को जिसने किया है, उन्होंने कंक्लूजन में लिखा है कि माँ और बाप का दोनों का होना होना रिश्ते में ज़रूरी है। पर इस स्टडी को काउंटर करने वाली स्टडीज़ भी हैं और उनको भी इस स्टडी में साइट किया गया है। 2 major studies published by Gartrell and Bose and Bilbars and Stacey are often cited by gay activists and extensively in the media. These studies claim that no psychological damage occurs to children who are deliberately deprived of the benefits of gender complementarity in a home with a father and a mother. ये साइंटिफिक स्टडी का लैंग्वेज नहीं लगता है, काफ़ी लोडेड लैंग्वेज लगता है। ये लगता है किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो पहले से कन्विंस हो चुका था कि हेटेरोसेक्सुअल फैमिलीज़ में बेनिफिट मिलते हैं और बच्चों को उससे वंचित रखा जा रहा है। मेरा ये पॉइंट नहीं है कि माँ और बाप के दोनों के होने से परिवार में जो बच्चा बढ़ रहा है, उसको बेनिफिट नहीं मिलते। ये कहना कहाँ तक सच है कि एक बच्चा एक होमोसेक्सुअल फैमिली में एक हेल्दी लाइफ़ के साथ ग्रो नहीं कर सकता? स्पेशली तब जब हमें पता है कि होमोसेक्सुअल कपल्स को सोसाइटी में कितना स्टिग्मा फेस करना पड़ता है और उनके बच्चों को कितना स्टिग्मा फेस करना पड़ता होगा, इस वजह से कि उनके पेरेंट्स होमोसेक्सुअल हैं। इन फैक्टर्स को माइंड में रखे बिना अगर आप इस नतीजे पर पहुंचे कि होमोसेक्सुअलिटी में ही प्रॉब्लम है, तो आपको शायद इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं कि एक मुस्लिम फैमिली में बड़े होने वाला बच्चा कुछ स्टिग्मास के साथ बड़ा होता है, उसको भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। क्या हम उस सोशल स्टिग्मा को इग्नोर करके सारा का सारा ब्लेम इस बात पर डाल दें कि उसकी फैमिली मुस्लिम थी? होमोसेक्सुअलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 60% सैन फ्रांसिस्को के अंदर उनके पास एड्स हैं और सैन फ्रांसिस्को को गे कैपिटल कहते हैं वर्ल्ड का। आपकी अगली स्टडी है सैन फ्रांसिस्को एड्स फाउंडेशन से और वहाँ पे एचआईवी और हेपेटाइटिस सी के स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं। जो लोग 2022 में नए-नए डायग्नोज हुए हैं, उनमें से 84% सिसजेंडर्ड मेन हैं और 61% थे मेन हू हैव सेक्स विद मेन एंड मेन हू हैव सेक्स विद मेन हू आल्सो इंजेक्ट ड्रग्स। यानी इसमें ड्रग्स का भी एक रोल हो सकता है। और साथ ही साथ दूसरे एथनिसिटीज़ के लोगों के बारे में बात की गई है, लैटिनक्स पीपल के बारे में, व्हाइट के बारे में, ब्लैक के बारे में और दूसरे कम्युनिटीज़ के बारे में। आई एम श्योर इनमें से किसी भी स्टैटिस्टिक को देख के आप ये नहीं कहेंगे कि इन कम्युनिटीज़ में ही प्रॉब्लम है। पर जब सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ जो सबको अफ़्लिक्ट करती है, पर गे लोगों के साथ भी होती है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं होमोसेक्सुअल लोगों को स्टिग्मेटाइज़ करने के लिए। ये कहने के लिए कि होमोसेक्सुअलिटी इज़ द प्रॉब्लम। And again, there are, I might point out, women who are not men having sex with men, who are lesbian. Homosexuality में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। होमोसेक्सुअल एक्ट्स में सिफिलिस 83% ज़्यादा होता है, एसटीडीज, क्लेमिडिया, गोनोरिया भी। गे एंड बाइसेक्सुअल मैन 17 टाइम्स ज़्यादा लाइकली है एनल कैंसर उनको होने का। आपकी अगली स्टडी थी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में 2014 के स्टैटिस्टिक्स दिखाती है और कहा जाता है कि मेन हु हैव सेक्स विद अदर मेन अकाउंटेड फॉर 83% ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिफिलिस केसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे ये एग्जैक्ट पेज तो नहीं मिला क्योंकि आपने लिंक कहीं दिया नहीं शायद, पर मुझे सीडीसी की वेबसाइट पर ये पेज ज़रूर मिला जहाँ पे ये सजेस्ट किया गया है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सीडीसी क्या रिकमेंड करती है। यहाँ पे ये कहा गया कि गे, बाइसेक्सुअल और दूसरे मेन हु हैव सेक्स विद मेन एचआईवी से ज़्यादा ग्रस्त होते हैं। पर उसका कारण यहाँ होमोसेक्सुअलिटी को नहीं बताया गया है। उसका कारण बताया गया है सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो माइनॉरिटीज़ को फेस करनी पड़ती है उसको। यहाँ लिखा हुआ है नीचे, व्हाट आर द इम्प्लिकेशंस ऑफ दिस पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस?
improving access to and use of HIV services for men having sex with men, particularly Black, Hispanic, Latino and younger men. सो यहाँ पे साफ-साफ कहा जा रहा है कि इन लोगों को, इन कैटेगरीज़ को पब्लिक हेल्थ केयर को एक्सेस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कंपेयर्ड टू जो मेजॉरिटी है, व्हिच इज़ व्हाइट क्रिश्चियन। आई गेस ऑल्दो उनको भी आती होगी, पर इनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। You are a Muslim living in a predominantly Christian country. You must know that minorities face problems जब उनको सोशल सिस्टम्स को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है। एक माइनॉरिटी होते हुए आप एक माइनॉरिटी के प्रॉब्लम्स को नहीं समझें, तो मैं आपको क्या बोलूँ बताओ? ये देखो सीडीसी का कंक्लूजन, इम्प्रूविंग एक्सेस एंड यूज ऑफ एचआईवी सर्विसेज फॉर मैन हैविंग सेक्स विद मैन, especially people from marginalized races, and addressing social determinants of health such as HIV related stigma and that contribute to unequal outcomes। यानी कि किसी को एचआईवी होता भी है तो वो लोगों को बता नहीं पाता, क्योंकि बताने पे लोगों को पता चल जाएगा कि उसको एचआईवी कैसे हुआ, और फिर वही होमोफोबिक टेंडेंसीज जो सोसाइटी में है वो उसको और ज़्यादा विक्टिमाइज़ करेंगी। इसका सॉल्यूशन लोगों को ज़्यादा फ्रीडम देना है, ना कि उनकी फ्रीडम छीनना। होमोसेक्सुअलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। डेनिश मैन और वुमेन के अंदर सेम सेक्स मैरिजेस में ज़्यादा हाई डेथ रेट है। आपकी अगली स्टडी है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से, और इसका टाइटल है मोर्टेलिटी अमंग मेन एंड वुमेन इन सेम सेक्स मैरिज, अ नेशनल कोहॉर्ट स्टडी ऑफ 8333 डेन्स, यानी डेनिश लोग। और इस स्टडी के एब्स्ट्रैक्ट के नीचे जहाँ पे कंक्लूजन्स हैं, वहीं पे लिखा है कि ऑल्दो फर्दर स्टडी इज नीडेड, द क्लेम्स ऑफ ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड ओवरऑल मोर्टेलिटी इन गे मैन एंड लेस्बियंस अपीयर्स अनजस्टिफाइड। ज़्यादा स्टडीज़ की ज़रूरत है, पर ये क्लेम करना कि ओवरऑल गे और लेस्बियन लोगों में इंक्रीज़्ड मोर्टेलिटी है, ये अनजस्टिफाइड है। यानी कि जो आप कह रहे हैं, ये स्टडी उसका उल्टा बता रही है। और साथ ही साथ इस स्टडी में बाद में अगर आप नीचे आएँगे कंक्लूजन्स के एरिया में, डिस्कशन के एरिया में, तो वहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें भी पता चलेगी, और वहाँ पे ये भी पॉइंट आउट किया है कि एडिशनली सुसाइड्स एंड एक्सीडेंट्स व्हिच अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज मे बी मोर कॉमन अमंग गे मेन एंड लेस्बियंस देन अमंग हेटेरोसेक्सुअल्स, lifestyles that include higher levels of tobacco and alcohol consumptions and among men women overweight would further contribute to the expected higher mortality rate among gay men and lesbians। यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि जो सोशल स्टिग्मा वो फेस करते हैं, उसकी वजह से उनके अमंग में जो सुइसाइड का रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है, और कई बार इस रिस्क की वजह से ये ज़्यादा मोर्टेलिटी दिखाई जाती है। एंड अगेन इस स्टडी में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि होमोसेक्सुअलिटी नहीं होनी चाहिए या होमोसेक्सुअलिटी इज़ द प्रॉब्लम। ये भी होमोसेक्सुअल लोगों को होने वाली प्रॉब्लम के बारे में है। किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम ये नहीं कहते कि जो है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है वही गायब हो जाए। मकानों में चोरियाँ होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मकान बनाने बंद कर दो। चोरियों को सॉल्व करने का तरीका ढूँढो, जो ये सारी साइंटिफिक स्टडीज़ कह रही है, सारी की सारी। इनमें से एक भी ऐसी स्टडी नहीं है जो कह रही है कि होमोसेक्सुअल होना ही प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता कौन कहता है कि वही मॉरल है जो आपको लगता है। मुझे लगता है कि मोरालिटी का फ्रेमवर्क वेलफेयर है। अगर किसी को लगता है किसी और को जान से मारना मुझे अच्छा लगता है, वो मॉरल नहीं हो जाएगा। मैंने पहले सोशल वैल्यूज़ का एग्ज़ाम्पल दिया था, वो अब भी अप्लाई करता है। आपने एक्चुअली खुद बोला था कि मोरालिटी इज प्रेडिकेटेड ऑन डू, और वो करो जो आपके मन की बात है, जो आपको खुश करती है। आपको पूरा अधिकार है वो सब चीज़ें करने का जो आपको खुशी देती हैं, प्रोवाइडेड आपकी बिहेवियर की वजह से सोशल कोहेजन पे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े। तो ये आपकी मर्जी ही हुई ना। बाद में आप कहते हो हाँ ये देखने के लिए सोसाइटी के लिए ठीक है, यानी ये ज़्यादा इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, या इंडिविजुअल क्या करेगा। इंडिविजुअल की सेल्फ रिस्ट्रेंट को देखा जाता है, उसकी सब्र को, उसके स्ट्रेंथ को देखा जाता है। और जो मैंने ये कहा कि एक इंडिविजुअल को ये अधिकार है कि वो अपने आप को खुश करने के लिए जो भी करना चाहता है करे, प्रोवाइडेड उसके ऐसा करने से सोशल कोहेजन पर प्रभाव ना पड़े, दूसरों को नुकसान ना पड़े। इसमें दोनों एलिमेंट आते हैं, इंडिविजुअल और सोशल। एक इंडिविजुअल अपनी खुशी के बारे में सोचता है, पर वो सोसाइटी की खुशी के बारे में भी सोचता है। आपने इसको लेकर बना दिया कि मैं बस एक इंडिविजुअल की खुशी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि मैंने नहीं की थी। और आई होप यू रियलाइज़ कि ऐसा कहने पर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि आपकी मोरालिटी गॉड से आती है या अल्लाह से आती है, इस पर भी एक क्वेश्चन रेज़ कर रहे हैं आप ये कह के। क्या आपका पॉइंट ये है कि इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं होना चाहिए मॉरल डिसीजंस में? क्या इंडिविजुअल को ये सोचना ही नहीं चाहिए कि उसको क्या खुशी देती है और क्या खुशी नहीं देती है? क्योंकि अगर ऐसा है,
डोंट बी सरप्राइज्ड इफ पीपल से वी डोंट वांट दिस। डोंट बी सरप्राइज्ड इफ पीपल से यार मेरा तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। सब कुछ मुझे वही करना है जो ऊपर वाले ने बताया था। आई मीन आई होप आई एम नॉट स्ट्रॉ मैनिंग यू। आई होप दैट यू डोंट मीन दैट। क्योंकि सोसाइटी इंडिविजुअल्स से बनी होती है। सोसाइटी का वेलफेयर इंडिविजुअल्स के वेलफेयर के ऊपर प्रेडिकेटेड होता है। एक ऐसी सोसाइटी हेल्दी सोसाइटी नहीं बन सकती जहां सब दुखी हैं, जहां पे सब सिर्फ सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स कई बार कई सोसाइटीज में आती है कि लोग कहते हैं कि नहीं, द कलेक्टिव इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंडिविजुअल। और कई बार लोग ये भूल जाते हैं कि इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रैवल एक्सेट्रा, ये सोसाइटी को हेल्दी बनाती है। क्योंकि सोसाइटी अपने आप में कुछ भी नहीं है। सोसाइटी इंडिविजुअल से बनी होती है। इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि एक इंडिविजुअल को अधिकार है अपने सपनों के पीछे भागने का, मैं असल में कह ये भी रहा होता हूँ कि ऐसा करने से सोसाइटी का भला होगा। प्रोवाइडेड एज़ आई मेंशन्ड, एक इंडिविजुअल अपनी खुशी के लिए सोसाइटी को या अपने आस-पास के लोगों को नुकसान ना पहुँचाए। तो हर्ट इन सोसाइटी है, फिर वही सवाल उठता है, कौन डिसाइड करता है कि क्या हर्ट इन सोसाइटी है? कंसेंसस है सर। हम लोग एक-दूसरे से बात करके तय करते हैं क्या सही है और क्या गलत है, किन रूल्स के बेसिस पर हम अपनी सोसाइटी को चलाना चाहते हैं। एक ईज़ी एक्सरसाइज़ करता हूँ। मैं कंपेयर करता हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक चीज़ है जो हम सब करेंगे ताकि हम लोग एक-दूसरे के साथ आराम से रह सकें। आपने कहा कि मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ पे हम यही चीज़ करते हैं, पर हम कहते हैं कि हम करते हैं इसको इसलिए क्योंकि ऊपर वाले ने कहा था। व्हाट इज़ द डिफरेंस हियर? व्हाट इज़ द एक्चुअल रियल डिफरेंस इन टेंजिबल टर्म्स? आप वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। मतलब मर्डर मत करो। हम कहते हैं मर्डर मत करो, आप कहते हैं मर्डर मत करो। हम कहते हैं हम मर्डर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इससे सोसाइटी का नुकसान होगा। आप कहते हैं मैं मर्डर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि गॉड ने मना किया था। गॉड को आपने साबित किया नहीं। सो ऑल आई हैव इज़ यू सेइंग डू नॉट मर्डर, राइट? देयर इज़ नो टैंजिबल डिफरेंस बिटवीन दैट वर्जन ऑफ रियलिटी एंड दिस वन, एक्सेप्ट कि आप क्लेम कर रहे हैं कि आपका मॉरल होने का कारण है ऊपर वाला। गवर्नमेंट कभी रूल्स को बेंड करेगी, कहेगी ये टॉर्चर हाँ इधर ठीक है क्योंकि एक अटैक हो सकता है, मैं वो लफ्ज़ नहीं यूज़ करूँगा, टी अटैक हो सकता है हमारी कंट्री के अंदर जिसकी वजह से ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, तो इनको टॉर्चर हम कर सकते हैं। अमेरिका ने भी ये किया था, ओबामा ने क्लियरली बोला था। But we tortured some folks. एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स को आप देख लो कि अपने ही सिटीजन को आप किसी और कंट्री में क्या मार सकते हो, हार्म प्रिंसिपल कहता है नहीं, लेकिन इधर देखा जाता है कि नहीं नहीं ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, नहीं नहीं ये इसने ट्रीजन किया है। अनवर अलाउलकी को देख लो, अमेरिका ने उसको मार दिया था। आई होप यू रियलाइज़ कि द फैक्ट कि उनको ये सब जस्टिफाई करना पड़ता है। अगर एक सोसाइटी में कुछ रूल्स हैं जो कि उस सोसाइटी के लोगों ने डिसाइड किया है कि हमको ये फॉलो करने हैं, तो जब वो रूल्स फॉलो नहीं होते तो उनको निकल के जस्टिफाई करना पड़ता है। उनको ये कहना पड़ता है कि हाँ, हमने टॉर्चर किया था। उनको ये नहीं कहना पड़ता नहीं हमने सबको टॉफ़ी दी थी, बिकॉज़ दैट डज़न्ट डिज़र्व जस्टिफिकेशन। जब कोई टॉर्चर करता है, जब कोई कंसेंट मैन्युफैक्चर करता है, जैसा कि आपने राइटली पॉइंट आउट किया, तो उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। और ये इस बात का प्रूफ है कि इट इज़ अ वायलेशन और अ डिपार्चर फ्रॉम द कोड ऑफ कंडक्ट जो सोसाइटी ने अडॉप्ट किया था। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये अगेन आई विल पॉइंट आउट, ये हर सोसाइटी में होता है। हर सोसाइटी में करप्शन होती है, हर सोसाइटी में क्रूअल फैक्शंस होते हैं जो कि रूल्स को बेंड करके या तोड़ के अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करते हैं। इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, यूके में भी होता है, बांग्लादेश में भी होता है। दिस इज़ नॉट अ डिफरेंट थिंग। अगर आप कोई एक सोसाइटी का एग्ज़ाम्पल दे दें, जहाँ पे एक ऐसा कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, जिसे वायलेट नहीं किया जाता या नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऊपर वाला मेक श्योर करता है कि उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट को वायलेट नहीं किया जा सकता, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। फॉर ऑल वी नो, as far as we can tell, we are surrounded by human beings living with each other, जो कोशिश कर रहे हैं कि जितनी अच्छी तरह से हो सके एक दूसरे के साथ जिएं, और जीने के लिए रूल्स बना रहे हैं। वो रूल्स हमेशा काम नहीं करते, और जब काम नहीं करते उन सोसाइटीज़ में बातचीत होती है, इस बारे में डिस्कोर्स होता है। यूके में, यूएस में 9/11 की जो क्रूअल्टीज़ थी, जो टॉर्चर था, जो टी वर्ड था, उसके एक्यूज़ेशंस थे लोगों के ऊपर, उसके बाद काफ़ी बातचीत हुई है। और ये प्रॉब्लम अभी गई भी नहीं है। ये प्रॉब्लम इंडिया से भी नहीं गई है, एंड इट इज़ अ कंटिन्यूइंग कन्वर्सेशन। ठीक वैसे ही जैसे इस्लामिक देशों में इन चीज़ों पर बातचीतें होती है। ठीक वैसे ही जैसे इस्लामी देशों में इस बारे में बातचीत होती है कि क्या इस देश को इस्लाम के हिसाब से चलाना चाहिए।
ऐसे लोग हैं इस्लामी देशों में, पाकिस्तान में हैं, जो कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान को ऐसे नहीं चलना चाहिए, पाकिस्तान को सेक्युलर बनना चाहिए। ये हर सोसाइटी का प्रॉपर्टी है। आप एक चीज़ पॉइंट आउट कर रहे हैं, ओके यू हैव दिस थिंग बट इट इज़ फ्लॉड, बट यू आर नॉट ऑफरिंग एन अल्टरनेटिव एंड इन द एब्सेंस ऑफ द अल्टरनेटिव मैं एक ही नतीजे पर पहुँच सकता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट वी कैन डू राइट नाउ। हम सब कोशिश करते हैं कि सोसाइटी ज़्यादा इक्वल बने, ज़्यादा जस्ट बने, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकें। मैं अभी थोड़ी देर पहले एलजीबीटीक्यू लोगों की बात कर रहा था और ट्रांस लोगों की बात कर रहा था। आपके नज़रिए में वो लोग वैसे नहीं हैं, आपके नज़रिए में वो लोग कुछ इमोरल कर रहे हैं, राइट? पर आप और हम बात कर रहे हैं ताकि हम लोग किसी नतीजे पर पहुँच सकें अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। स्पोर्ट्स इवेंट्स में आप देख लो, एमएमए के अंदर मर्द और औरत का मैच हो रहा है, लेकिन वो औरत एक्चुअली मैन आइडेंटिफाई करती है और फिर उसको काफ़ी हार्म मिलता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ठीक है क्योंकि वो कहती है कि वो मैन है। मतलब कहीं मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ। तो आपको प्रॉब्लम किस बात से है? आपको प्रॉब्लम इस बात से है कि उसको चोट लगी और वो औरत है? इट्स एन एमएमए टूर्नामेंट। जो भी रिंग में उतरेगा उसको चोट लगेगी। आपको प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि एमएमए टूर्नामेंट हो रहा है। आपको प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि किसी को चोट लग रही है। आपको प्रॉब्लम इस बात से है कि कोई एमएमए टूर्नामेंट में उतरा और उनका जेंडर ट्रांसजेंडर था। आपको हार्म से कोई लेना-देना नहीं है इस केस में। आप सिर्फ़ इसलिए इस एग्ज़ाम्पल को रेज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड है। अगर आपको प्रॉब्लम होती, तो एक आदमी के मार खाने से भी प्रॉब्लम होती ना। आप क्लियरली वायलेंस को गलत नहीं समझते। सब्जेक्टिव है यार, सब्जेक्टिव है। क्यों हम डिल्यूट कर रहे हैं अपनी ऑडियंसेस को बता के कि नहीं नहीं ऑब्जेक्टिव है, नहीं नहीं एक चीज ऑब्वियस है। आई एग्री कि ये सब्जेक्टिव है, पर उस सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर, उस सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हम रूल्स बनाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिवली अप्लाई करते हैं। यार प्रूव करो अगर ऑब्वियस है, कोई उसकी फाउंडेशंस बताओ। किसी की जान लेना, फाउंडेशंस बता चुका हूँ। हमारे लिए इमोरल किस लिए है? क्योंकि अगर हम अपने पड़ोसी की जान लेंगे, तो हमारा पड़ोसी हम पे एक तो हमारे पड़ोसी को हार्म होगा, दूसरा पड़ोसी के परिवार को हार्म होगा, तीसरा आस-पास के जितने लोग होंगे, जिसने देखा कि आपने अपने पड़ोसी की जान ली, उनका आप पर से विश्वास उठ जाएगा। वो आपसे डरने लगेंगे, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे और शायद वो आपको जेल भेजने की भी कोशिश करें, अगर वो अच्छे इंसान हुए तो। फिर ये कॉन्सिक्वेंशलिज्म में जाता है। कैंट का एक प्रिंसिपल है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, आप इसको सर्च कर सकते हो। मैं बस इसका एक दो एग्जांपल्स देना चाहता हूँ कि क्यों ये इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, कैंट के कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के मुताबिक बंदा झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर झूठ बोलेगा तो वही प्रिंसिपल अगर आप सोसाइटी में आम करोगे तो सोसाइटी को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो एक औरत दरवाज़ा खोलती है तो एक मर्डरर आता है और उसको हस्बैंड को मर्डर करना चाहता है और पूछता है आपका हस्बैंड किधर है? उसका हस्बैंड घर में। लेकिन औरत अब झूठ नहीं बोल सकती, तो अब हस्बैंड मरेगा। दूसरी बात, ये आपने फ्रेंड को प्रॉमिस किया है लेकिन आप भूल गए हो कि आपका बच्चा नर्सरी के बाहर खड़ा है, अकेला, ठंडा, कुछ भी उसको हो सकता है, लेकिन प्रॉमिसेस आप नहीं तोड़ सकते क्योंकि सोसाइटी में इशू हो सकता है। और नंबर 3 आप देख लो, स्टीलिंग एक हंग्री फैमिली को सरवाइव करने के लिए, या वो उनको बचाने के लिए। क्या आप एक दो एप्पल स्टील कर सकते हो? इस इम्पेरेटिव के मुताबिक आप नहीं कर सकते। तो हाँ, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा आपका पॉइंट क्या है यहाँ पे? हम सब अपने मॉरल कोड्स में एडजस्टमेंट करते हैं, आप भी करते हैं। अगर एक औरत एक झूठ नहीं बोलेगी तो किसी की जान चली जाएगी, तो वो झूठ बोलेगी। इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या है? आप ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए रूल बनाया गया कि तुम झूठ मत बोलो। और फिर अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांस आता है जहाँ झूठ बोलना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो किसी की जान चली जाएगी, तो हम मॉरल कोड को वायलेट कर रहे हैं। मैंने पहले क्लैरिफ़ाई किया था कि अगर किसी चीज़ को करने से हार्म फैल रहा है, तो हम उसको बुरा समझते हैं। किसी चीज़ को करने से हार्म घट रहा है, तो हम उसको अच्छा समझते हैं। और आपके एग्ज़ाम्पल में वो औरत जो झूठ बोल के किसी की जान बचाती है, वो भी वही कर रही है। इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप पॉइंट आउट अब भी वही कर रहे हैं कि हम जो भी रूल्स बनाएँगे, वो एब्सोल्यूटली अप्लाई नहीं हो सकते। इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मोरालिटी सोसाइटी में जो जीने का हमारा तरीका है, उसको एब्सोल्यूट तरीके से अप्लाई करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। इसीलिए हम लोग बातें करते हैं, हम लोग कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और उस कंसेंसस कंसेंसस में से जो भी बेस्ट मोस्ट बेनिफिशियल तरीका निकलता है, हम कोशिश करते हैं उस तरीके को निकालने की और उसको फ़ॉलो करने की। अगेन अगर आप कह रहे हैं कि इस तरीके के अलावा कोई और तरीका है, तो उसको प्रेज़ेंट कीजिए। अगर आप नहीं कर पाते, तो मेरे पास यही नतीजा बचेगा कि दिस इज़ द बेस्ट वी कैन डू। अगर ये आपका स्टैंडर्ड है
तो ये भी प्रॉब्लमैटिक है। हाँ, खुदा को इक्वेशन से निकाला नहीं, बस इस बात को एक्नॉलेज किया कि खुदा इक्वेशन का हिस्सा कभी था ही नहीं। नहीं, फॉल्स, गॉड इंक्लूडेड था, इसलिए उसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। और अगर आप हवाला चाहते हो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 1791 को आप देख सकते हो, उसमें मेंशन करते हैं सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, उधर मेंशन करते हैं सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। इनफैक्ट आप अमेरिका के अंदर देख लो, जो सबसे मेन डेमोक्रेसी, सेक्युलर डेमोक्रेसी, जो अपना विल इम्पोज करती है एल्सवेयर, वो भी उनकी भी कांग्रेस पीपल जब एक्सेप्ट और इनॉग्रेट जब होते हैं, उनको जब वो स्वेयर करते हैं, वो बाइबल पर स्वेयर करते हैं। जो मुसलमान होते हैं वो कुरान पर स्वेयर करते हैं। और कौन सा कुरान? थॉमस जेफरसन का कुरान। यस, उनका भी एक कुरान होता था उनकी पोजेशन में। तो ये कहना कि हाँ गॉड नहीं था और ये और वो, इनफैक्ट आप जो मेन इंस्टीट्यूशंस है आप इन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर देखो, तो ये आपका अपना लिबरलिज्म, ये मैंने पॉइंट आउट किया कि हमने गॉड को इक्वेशन से निकाला नहीं है, बस इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि गॉड इक्वेशन का हिस्सा कभी था ही नहीं। मैं नेचुरल प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करने के लिए गॉड की ज़रूरत नहीं है, इस बात को पॉइंट आउट कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि हमारे पास नेचर है और नेचुरल रूल्स की अंडरस्टैंडिंग है, और उन रूल्स को अप्लाई करके हम नेचर को समझ पाते हैं और नेचर का इस्तेमाल कर पाते हैं। हमको इस प्रोसेस का इस्तेमाल करने के लिए गॉड की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। ये इस बात को ले गए सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट में, पर वहां भी हम गॉड और स्टेट को सेपरेट नहीं कर रहे हैं, हम चर्च और स्टेट को सेपरेट कर रहे हैं। चर्च इज एन इंस्टीट्यूशन, इट इज फुल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद देयर ओन मोटिवेशंस एंड इंटेंशंस। स्टेट एक और इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर भी इंसान है। चर्च और स्टेट मतलब इन दो ऑर्गेनाइजेशंस का एक दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ गॉड नहीं है, हम गॉड की बात नहीं कर रहे हैं, गॉड को प्रूव करना अभी बाकी है। हम सिर्फ ह्यूमन मेड इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। चर्च इंसानों ने बनाया और इंसान उसको चलाते हैं। उस ग्रुप को गवर्नेंस से बाहर रखने की बात हुई थी। लिबरलिज्म जॉन लॉक पर डिपेंड करता है, जो क्रिश्चियन थे। ये बस जॉन स्टुअर्ट मिल आ गया था बाद में, जिसने गॉड को बस निकाल दिया था, लेकिन फाउंडेशन एक्चुअली गॉड थी। आज तक फाउंडेशन गॉड नहीं थी, फाउंडेशन गॉड पर बिलीफ था। गॉड का एग्जिस्टेंस गॉड पर बिलीफ से साबित नहीं होता। आप कई बार ऐसा करते हैं कि आप गॉड पर बिलीफ या गॉड के लिए किसी भी चीज़ को आप एविडेंस मानते हैं, आप बस डिक्लेयर कर देते हैं कि एविडेंस है, जबकि गॉड के एग्जिस्टेंस को आपने साबित अब तक भी नहीं किया है। ईश्वर पर विश्वास होना ईश्वर का सबूत नहीं है। अल्लाह पर विश्वास होना अल्लाह का सबूत नहीं है। और वैसे भी जितने भी एग्जाम्पल आपने दिए सब क्रिश्चियंस के थे, तो मैं क्या ये मान लूँ वो लोग जो मानते थे वो सच है? कभी भी एविडेंस नहीं दिया गया कि खुदा इक्वेशन का पार्ट है। सिर्फ नहीं, ये नहीं आप कह सकते नो एविडेंस। ये कॉस्मोलॉजिकल एविडेंस है, कंटिंजेंसी एविडेंस है, फाइन ट्यूनिंग एविडेंस है, कई एविडेंसेस है। ये क्या कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट है और कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट एविडेंस। आर्ग्यूमेंट्स लीड यू टू कंक्लूजन्स थ्रू लॉजिक। आर्ग्यूमेंट्स को एविडेंस मत बताइए, आर्ग्यूमेंट्स एविडेंस नहीं होते। और अगर आप चाहें तो आप इन सब आर्ग्यूमेंट्स को गूगल में टाइप करके उसके बाद डिबंक्ड वर्ड लगा सकते हैं, आपको उनके अच्छे खासे रेस्पॉन्सेस मिल जाएंगे। सैकड़ों बार इफ नॉट हजारों बार एथियस्ट्स ने यूट्यूब पर भर भर के अलग अलग तरीकों से इन आर्ग्यूमेंट्स को डिबंक किया है। कह सकते हो कि मुझे एविडेंस नहीं कन्विंसिंग लग रहा? आप ऐसे कह रहे हो जिस तरह आप ही अथॉरिटेटिव फिगर हो जो डिसाइड करते हो। अगर आपको नहीं डिसाइड तो इसका मतलब है कि है ही नहीं। इट इज़ अंडरस्टूड कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इट इज़ अंडरस्टूड कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पर अगर ये एविडेंस, ये आर्ग्यूमेंट जिनको आप एविडेंस कह रहे हैं, अगर ये कन्विंसिंग होते, तो हमारे पास एक साइंटिफिक कंसेंसस होता कि गॉड एग्जिस्ट करता है, जो हमारे पास नहीं है। ग्रेविटी के लिए किसी को आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकल फिलोसॉफिकल देनी नहीं पड़ती, बिकॉज इट इज टैंजिबल, विजिबल एंड ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड यूजेबल। आपको गॉड को साबित करने के लिए कंटेंजेंसी, फाइन ट्यूनिंग वगैरह कहना पड़ता है, क्योंकि कंसेंसस नहीं है। अगर कंसेंसस होता तो आपको ये आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं ये समझता हूँ कि कई लोग इन आर्ग्यूमेंट्स को सीरियसली लेते हैं, एंड आई थिंक इट इज ऑल्सो ऑब्वियस कि मैं सीरियसली नहीं लेता और एथीस्ट सीरियसली नहीं लेते। पर इन आर्ग्यूमेंट में असल में उतना दम नहीं है जितना कि कई लोगों को लगता है। ये आर्ग्यूमेंट्स सैकड़ों साल पुराने हैं। ये तब बनाए गए थे जब हमारी अंडरस्टैंडिंग इस यूनिवर्स के बारे में काफ़ी दुर्बल थी और लिमिटेड थी। आज के ज़माने में इन आर्ग्यूमेंट्स को डिबंक करना बहुत आसान है, कई लोग करते हैं। आप इनमें से किसी भी आर्ग्यूमेंट को गूगल में टाइप कीजिए और इनके बाद डिबंक्ड वर्ड लगाइए, आपको रिस्पॉन्सेस मिल जाएंगे। अच्छे खासे फिलोसोफर द्वारा लिखे गए रिस्पॉन्सेस मिल जाएंगे। ये इम्बैलेंस्ड एंड इनएक्यूरेट स्टेटमेंट है। आपको थोड़ा न्यूअंस रखना चाहिए। जहाँ तक हमें दिखता है, लोग हैं
सोसाइटीज़ हैं, नेचर है, दैट्स इट। खुदा का इस इक्वेशन में पार्ट बनना कहाँ तक ज़रूरी है? ये भी गलत है क्योंकि जो ज़्यादातर हम चीज़ें जो एक्सपीरियंस करते हैं उनको हम देख नहीं सकते। मिसाल के तौर पर फीलिंग्स फीलिंग्स को नहीं हम देखते, थॉट्स को नहीं हम देखते, ड्रीम्स को नहीं हम देख सकते, कॉन्शियसनेस को नहीं हम देख सकते, माइंड को नहीं हम देख सकते। अगर आपका पॉइंट ये है कि गॉड सिर्फ एक फीलिंग है, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। अगर आपका ये कहना है कि गॉड का मटेरियल रियलिटी से कोई लेना-देना नहीं है और गॉड सिर्फ हमारे दिमागों के अंदर एग्ज़िस्ट करता है, आई हैव कंप्लीट एग्रीमेंट विथ यू। प्लीज़ से दैट और हम अपनी डिबेट खत्म कर सकते हैं। मेरा तो यही मानना है कि गॉड इज़ जस्ट एन आइडिया, इट एक्सिस्ट्स इन आवर हेड। क्वार्क्स को नहीं हम देख सकते, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जो ओवर 70% ऑफ द यूनिवर्स को कंपोज करता है, हम उसको नहीं देख सकते। आपने जो भी फिज़िकल फिनोमेना के नाम बताए, हम उनको देख नहीं सकते अपने सेंस ऑर्गन से, पर हमारे पास उनको मेज़र करने के दूसरे तरीके हैं। क्या गॉड को मेज़र करने का कोई तरीका है? किसी फिज़िकल पार्टिकल या किसी फिज़िकल फिनोमेनॉन को मेज़र करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पर गॉड को मेज़र करके उसका उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। द रीज़न हम समझते हैं कि क्वार्क्स एग्ज़िस्ट करते हैं, इज़ बिकॉज़ हम क्वार्क्स के इफ़ेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। हम डार्क मैटर के इफ़ेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न अभी भी है। हो सकता है हमारी अंडरस्टैंडिंग उनके बारे में पूरी तरह से गलत हो, पर उनको कम से कम उनके इफ़ेक्ट हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ज़ाहिर है ग्रेविटी को नहीं देख सकते। ग्रेविटी को हम देख नहीं सकते, पर ग्रेविटी को हम मेज़र कर सकते हैं और ग्रेविटी के मेज़रमेंट्स का इस्तेमाल करके हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं किस प्रकार एक ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से लॉन्च किया जाए, लाखों किलोमीटर दूर किसी और हेवनली बॉडी पर एग्ज़ैक्टली लैंड किया जा सके। ग्रेविटी का जो प्रूफ है, वो ये है कि ग्रेविटी मेज़रेबल है। मुझे गॉड का मेज़रेबिलिटी क्राइटेरिया बताइए और बताइए कि उस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके हम किस प्रकार की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, हम किस प्रकार के फिज़िकल प्रोसेसेस पर इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें हम उनको नहीं देख सकते। क्या आप कह रहे हो सीइंग इज़ बिलीविंग? बिकॉज़ ये वेरी रिग्रेसिव आर्गुमेंट है। नो, आई एम नॉट सेइंग सीइंग इज़ बिलीविंग, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग बीइंग मेज़रेबल। ग्रेविटी को मापा जा सकता है, गॉड को माप के दिखाओ। और गॉड किधर आता है क्योंकि हम कंटिंजेंट बीइंग्स है। तो अगर कंटिंजेंट बीइंग्स डिपेंड करते हैं ईच अदर पर, आपकी इन्फिनिट रीग्रेस नहीं हो सकती। तो एंड ऑफ द इन्फिनिट रीग्रेस फिलोसॉफिकली उसको कहते हैं नेसेसरी बीइंग। हम कंटिंजेंट बीइंग्स हैं, इसका मतलब है कि हम किसी और चीज़ पर कंटिंजेंट हैं, मतलब किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए। मैं आया हूँ अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से और अपने सोशल कंडीशन से, जिन सोशल कंडीशंस ने उन दोनों को एक दूसरे से मिलाया और उसी प्रकार वो भी उसी प्रकार कंटिंजेंट हैं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स पे। इनका ये कहना है कि अगर मैं किसी चीज़ पर डिपेंड करता हूँ और वो चीज़ किसी पर डिपेंड करती है और वो चीज़ किसी चीज़ पर डिपेंड करती है, तो ये साइकिल कभी ना कभी ख़त्म होगा और वहाँ पे जो फाइनल कॉज़ मिलेगा, वो है नेसेसरी बीइंग। यहाँ पे एक क्लेम किया जा रहा है। पहली बात ये है कि आप फर्स्ट कॉज़ तक पहुँच सकते हो, इस लाइन ऑफ रीज़निंग को फ़ॉलो करके, पर आप उस फर्स्ट कॉज़ को बीइंग नहीं कह सकते क्योंकि दैट इज़ अ क्लेम फॉर व्हिच यू हैव नो एविडेंस। फर्स्ट कॉज़ हो सकता है, शायद है भी, पर हमें पता नहीं। हमें ये पता है कि द यूनिवर्स दिस यूनिवर्स व्हाट वी नो एज़ द यूनिवर्स, जो स्पेस टाइम बबल है, ये एक पॉइंट पे स्टार्ट हुआ था। उस स्टार्ट पॉइंट को हम लोग बिग बैंग कहते हैं और वो बिग बैंग किस लिए हुआ था, किसने किया था, क्यों हुआ था, हमें कुछ नहीं पता। आप उस कुछ नहीं पता वाले डोमेन में अपने नेसेसरी बीइंग को डाल रहे हैं। इसे गॉड ऑफ द गैप्स कहा जाता है, जो आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि आप नहीं करने वाले। और इस आर्ग्यूमेंट में दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं। हमें ये नहीं पता कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ कंटिंजेंट है। हम यूनिवर्स के बहुत छोटे हिस्से को देख पाए हैं। हो सकता है इस यूनिवर्स में ऐसी चीज़ें मिलें जो कंटिंजेंट नहीं है। हो सकता है इस यूनिवर्स को नेसेसरी फर्स्ट कॉज़ की ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है ये यूनिवर्स ही नेसेसरी हो। आप यूनिवर्स के ऊपर जो भी क्लेम कर रहे हैं, उस क्लेम के लिए आपके पास कोई बेसिस नहीं है। आप किसी फर्स्ट कॉज़ तक पहुँच सकते हैं, आप हो सकता है किसी नेसेसरी फर्स्ट कॉज़ तक भी पहुँच जाएँ, अगर हमें बिग बैंग से बिग बैंग के रीज़न्स के बारे में पता चले। पर आप वहाँ से बीइंग तक कैसे पहुँच सकते हैं? वो बहुत बड़ा लीप है सर। हम एक स्पीशीज़ हैं जो ब्रह्मांड के एक कोने में एक छोटे से ग्रह पे रहती है और हमें ब्रह्मांड को बहुत कम देखने को मिलता है हमको। हम कोशिशें करके भी ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से को ही देख पाते हैं और जो हिस्सा हम देख पाते हैं हम उसे ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। उस यूनिवर्स में
99% से ज़्यादा चीज़ें हमने अब तक डायरेक्टली ऑब्ज़र्व नहीं की हैं। पर बगैर ऑब्ज़र्व किए आप इस नतीजे पर कैसे पहुँच सकते हैं कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ कंटिंजेंट है? बेयर इन माइंड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस यूनिवर्स में एक चीज़ है जो कंटिंजेंट नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप इस नतीजे पर कैसे पहुँच सकते हैं कि इस यूनिवर्स में सब कुछ कंटिंजेंट है? और आप इस नतीजे पर कैसे पहुँच सकते हैं कि ये यूनिवर्स नेसेसरी नहीं है? और आप इस नतीजे पर कैसे पहुँच सकते हैं कि जो भी आपका फर्स्ट कॉज़ है, वो एक बीइंग है? इन चीज़ों के लिए आपने कोई भी कारण नहीं दिए, दे वर जस्ट क्लेम्स, जस्ट असर्शंस, एंड असर्शंस प्रोवाइडेड विदाउट एविडेंस कैन जस्ट बी रिजेक्टेड विदाउट रीज़न। तो सारी कंटिंजेंट बीइंग्स नेसेसरी बीइंग पर डिपेंड करती हैं। वी हैव अ वे टू डिस्क्राइब कि जो कंटिंजेंट बीइंग्स हम हैं, हम कहाँ से आए? हमारे पास इवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क है। हमारे पास लाइफ के ओरिजिन के बारे में थियरीज़ हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ रिसर्च अभी भी आरएनए मॉलिक्यूल्स के बारे में रिसर्च कर रही है और कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थियरीज़ हैं इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि पृथ्वी पर लाइफ कहाँ से शुरू हुई। और अगर उस सारी रिसर्च को भूल भी जाएँ, तो हमारे पास फिर भी कोई कारण नहीं है ये मानने के लिए कि कंटिंजेंट बीइंग्स लाइक अस अकॉर्डिंग टू यू केम फ्रॉम सम स्पेशल सोर्स। हम मैटर से बने हैं, हम मैटर से उत्पन्न हुए हैं। हमारे पास इवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क है जो हमें बताता है कि लाइफ किस प्रकार इवॉल्व हुई, किस इवोल्यूशनरी पाथवे को फॉलो करके हम आज इस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पे एक लाल टोपी वाला एक सफ़ेद जैकेट वाले के साथ बातचीत कर रहा है इस यूनिवर्स के बारे में। हमारे पास इन चीज़ों को समझने के लिए एक रीज़नेबल बेसिस है। जो चीज़ें आप ऐड कर रहे हैं इसके ऊपर, उसके लिए हमारे पास कोई साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है एंड एज़ फार एज़ आई कैन टेल कोई तरीका भी नहीं है राइट नाउ पता करने का। तो आप जो भी कह रहे हैं ये सब क्लेम्स हैं। और गॉड हम कहते हैं वो नेसेसरी बीइंग है। हाँ, आप कहते हैं ना, आपके कहने से नहीं हो जाता सर। दिस इज़ योर पर्सनल ओपिनियन। दिस इज़ योर पर्सनल ओपिनियन एंड इट हैज़ नो बेयरिंग ऑन रियलिटी। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी ज़रूरी है। अगर आपको लगता है तो मुझे दिखा दीजिए हमारा एग्ज़िस्टिंग इक्वेशन कैसे अफ़ेक्ट होगा अगर गॉड, अल्लाह, खुदा, ईश्वर जो भी है, वो इसका पार्ट नहीं होगा। या विदाउट गॉड काफ़ी चीज़ों में काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। अगर मैं बस चंद एग्जांपल्स का मतलब आपको बताऊं, लाइफ को आप देख लो। गॉड को अगर आप मानोगे तो अबॉर्शंस आप कम करोगे, आपकी सुसाइड भी आपका कम होगा। क्यों? मैं अगेन उस पॉइंट पे मैं फ़िज़िकल प्रोसेसेस की बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि जैसे अ, ग्रेविटी के बिना हम अपने स्पेसक्राफ्ट्स लॉन्च नहीं कर पाएँगे क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हम कैलकुलेशंस कर पाते हैं कि हमें कितनी स्पीड से किसी चीज़ को लॉन्च करना है, कितनी दूरी तक भेजना है और जहाँ पर लैंड करना है वहाँ पे कितने ऑर्बिट लगाने हैं क्योंकि ग्रेविटी की प्रेज़ेंस हमें मैथमेटिक्स करने में आसानी दिलाती है। हम ग्रेविटी को अकाउंट में लेके ये कैलकुलेशंस करते हैं। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हम ये कैलकुलेशंस नहीं कर पाएँगे। अगर ग्रेविटी की अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं होगी तो हम ये कैलकुलेशंस नहीं कर पाएँगे। मैं उस चीज़ की बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि अगर हम एक इक्वेशन बनाते हैं किसी चीज़ को करने के लिए और गॉड उसका पार्ट नहीं है, उस इक्वेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें किसी भी फिज़िकल प्रोसेस को इफ़ेक्ट में लाने के लिए गॉड की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं पूछ रहा था मुझे एक फिज़िकल प्रोसेस बताइए जिस पर प्रभाव पड़ेगा अगर गॉड नहीं है तो? ये जवाब कुछ और दे रहे हैं, पर सुन लेते हैं इनका बात कि अगर गॉड नहीं होता तो किन चीज़ों पर फ़र्क पड़ता? कि आपका मकसद है, आपका मीनिंग है। अबॉर्शन, हाँ, नहीं नहीं, मैं इसकी वजह से आप बच्चों का कत्ल कर रहे हो यार। मैस इन्फेंटिसाइड हो रहा है। ओके, सो इनका पॉइंट ये है कि गॉड नहीं है इसीलिए अबॉर्शन हो रहे हैं। पर जो लोग गॉड को नहीं मानते वो भी अबॉर्शन करते हैं और जो लोग गॉड को मानते हैं वो भी अबॉर्शन करते हैं। आप एक सोशल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं और मैं एक साइंटिफिक इम्पैक्ट की बात कर रहा था। बट दैट्स ओके, वी कैन कंटिन्यू दिस लाइन ऑफ रीजनिंग आल्सो इफ दिस इज व्हाट यू आर मोर कंफर्टेबल विद। गॉड के प्रेजेंस और एब्सेंस से लोगों के अबॉर्शन की डिसीजन पर फर्क पड़ सकता है, पर ये नेसेसरी नहीं है। अगर गॉड नहीं होता तो भी लोग अबॉर्शन हो सकता है ना कराते। आपको लगता है कि एक औरत के लिए अबॉर्शन काफ़ी आसान प्रोसेस है और उसको सिर्फ़ एक ही चीज़ रोक रही है और वो है गॉड। एक औरत अपने बच्चों से नफ़रत नहीं करती। एक औरत को अपने बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है।
मतलब औरतों का दिमाग नहीं खराब कि वो एक बच्चे को पैदा करने के लिए 9 महीने फिज़िकल पेन सहती हैं, फिर और फिज़िकल पेन सहती हैं बच्चे को डिलीवर करने के लिए, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सहती हैं बच्चे को बड़े करने के लिए। पर आपका ये कहना कि लोग अबॉर्ट सिर्फ़ इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो गॉड को नहीं मानते, इज़ नाइदर हियर नॉर देयर। इट डज़न्ट फॉलो इन रियलिटी। अगर आप देखेंगे रियलिटी में, आपको ऐसे लोग मिल जाएँगे जो गॉड को मानते हैं और फिर भी उन्होंने अपने बच्चे को अबॉर्ट किया। तो आप बॉडीज को देख लो, मैंने स्टीवन हॉकिंग का आपको बता दिया था। तो अगर बंदा कहेगा कि यार बस हम एटम्स है, जिस्म को जैसे भी आप यूज करो, अब्यूज करो, कुछ भी अंदर डालो, तो गॉड को, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को, अल्लाह पर ईमान लाओगे तो अपनी जिस्म को ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे। और आपका ऐसे कई एथीस्ट हैं जो भगवान को नहीं मानते, गॉड को नहीं मानते और अपने जिस्म को रिस्पेक्ट देते हैं। फिटनेस में विश्वास करते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, डांस करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें करते हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो गॉड पर विश्वास करते हैं और अपने शरीरों में फास्ट फूड ठूसते हैं और अपने शरीरों को रिस्पेक्ट नहीं देते और अपनी बॉडी को काफ़ी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। गॉड का प्रेज़ेंस और एब्सेंस इस बात पे कोई प्रभाव नहीं डालता। आपका ये कहना कि गॉड को मानना मतलब अपने आप को मैटर से कुछ ज़्यादा मानना और इसीलिए अपने शरीर को ज़्यादा रिस्पेक्ट देना एक स्ट्रेच है। क्योंकि हम अपने शरीर को मैटर मानते हुए भी इस बात के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि इस समय मैं ज़िंदा हूँ और मेरे पास सेंस ऑर्गन्स हैं जिसका इस्तेमाल करके मैं इस दुनिया का मज़ा ले सकता हूँ। और मैं मज़ा लूँगा क्योंकि कुछ दिनों बाद मैं मज़ा नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मैं मर जाऊँगा। लाइफ इटसेल्फ इज़ रीज़न इनफ टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड ट्रीट योर बॉडी लाइक इट डिज़र्व्स टू बी ट्रीटेड। अपनी बॉडी के प्रति रिस्पेक्ट, अपनी हेल्थ के प्रति रिस्पेक्ट गॉड से नेसेसरीली नहीं आती। आ सकती है, पर आ कहीं से भी सकती है। इसके लिए गॉड ज़रूरी नहीं है, दैट इज़ माय पॉइंट। मकसद भी होगा। एक और चीज होगी, प्रॉब्लम्स को कैसे व्यू करते हो। अगर आप मुसलमान हो तो आपको पता होगा ये एक इम्तिहान है। आफ्टर हार्डशिप कम्स ईज, मुश्किलात के बाद आसानी आती है। अगर आप एथियस्ट हो, आप कहोगे यार क्या फ़ायदा, बस ऑफ ही होना है। मुसलमान कहेगा कि नहीं, मुझे आगे भी पनिशमेंट मिलेगी कि मैंने अगर अपने आप को ऑफ किया। और फिर फैमिली वैल्यूज। ऐसे मुसलमान होते हैं जो क्राइम्स करते हैं। ऐसे एथिस्ट होते हैं जो क्राइम्स नहीं करते हैं। इसके लिए भी गॉड नेसेसरी नहीं है। आप बार-बार उसी पॉइंट पर रिटर्न कर रहे हैं। आप किसी एक चीज़ को ले रहे हैं जो एक एस्पिरेशनल वैल्यू है। मतलब या पीपल शुड एक्ट वेल, पीपल शुड टेक केयर ऑफ देयर बॉडीज़। लोगों को एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना चाहिए और फिर आप उसके ऊपर बिना किसी कारण गॉड को थोप रहे हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है। मैंने पूछा था कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हम बिना गॉड के नहीं कर सकते? और आपने ऐसा कोई भी एग्ज़ाम्पल अब तक तो कम से कम नहीं दिया है। कई लोग ऐसे हैं जो कि मुसलमान हैं, पर फिर भी क्राइम्स करते हैं, लोगों को जान से मारते हैं, बैड बिहेवियर करते हैं, असॉल्ट करते हैं वगैरह। कई लोग ऐसे हैं जो कि मुसलमान नहीं हैं, यानी किसी और धर्म से हैं या तो एथिस्ट हैं, जो क्राइम करते भी हैं और नहीं करते हैं। इन चीज़ों का एक-दूसरे के साथ कोई लेना-देना है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे लोग नहीं हैं जो कि गॉड से डरते हैं, इसीलिए क्राइम नहीं करते हैं। होंगे। पर मैं ये कह रहा हूँ कि गॉड का इसके साथ कोई नेसेसरी रिलेशनशिप नहीं है, जो मैंने पूछा था। उसको भी देख लो, एलजीबीटी बढ़ रहा है सेक्युलर कंट्रीज के अंदर, लेकिन वो ब्रेक डाउन ऑफ फैमिली यूनिट्स कर रहा है। तो जो एलजीबीटीक्यू लोग सी आई मेक समथिंग क्लियर। मैं कंप्लीटली प्रो एलजीबीटीक्यू प्लस हूँ। मैं कंप्लीटली प्रो ट्रांसजेंडर पीपल हूँ क्योंकि वो इंसान हैं। वो लोग सोसाइटी में दखल देने के लिए कुछ डीवियस प्लॉट नहीं कर रहे हैं। वो इंसान हैं और वो सोसाइटी में डिग्निटी के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं। आपका उस उनकी एग्ज़िस्टेंस को ही इमोरल बताना या कुछ और उस प्रकार का बताना, मुझे काफ़ी रिपग्नेंट लगता है। दिस इज़ अ पोलाइट कन्वर्सेशन दैट यू एंड आई आर हैविंग। मैं चिल्लाना वगैरह नहीं चाहता और ना ही मैं चिल्लाने वाले लोगों में से हूँ। पर इस पॉइंट पर तो मैं मतलब अब तक आपने जो चीज़ें कही मैं उनके बारे में कम से कम ये तो कह सकता था कि आप अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अपने शरीर की केयर लो, क्राइम्स मत करो वगैरह। ये वाला आपने एलजीबीटीक्यू लोगों को उठा के क्राइम की कैटेगरी में डाल दिया, बुरे एक्शंस की कैटेगरी में डाल दिया, इमोरालिटी की कैटेगरी में डाल दिया। दिस इज़ नॉट दिस इज़ नॉट कूल। Not cool at all. I don't care what your religion says. I don't care what your God says, but this is not cool. LGBTQ people also have families. Transgender people have families, sometimes very loving families. But as I pointed out in my previous, like जब मैं आपके सारे scientific papers जो आपने headlines दिखाए थे, उनको खोल के दिखा रहा था, आप इस बात को इग्नोर ज़रूर कर रहे हैं कि उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं,
वो उनके ट्रांस या उनके एलजीबीटीक्यू होने की वजह से नहीं होती है। ये होती है सोशल स्टिग्मा की वजह से, ये होती है होमोफोबिया की वजह से, ये होती है ट्रांसफोबिया की वजह से। उनके जीवन के ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इसलिए होते हैं क्योंकि आप और आप जैसे लोग उनको बुरा समझते हैं और उनके बारे में अजीबो-गरीब विचार समाज में फैलाते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स का सोर्स वो है, उनकी आइडेंटिटी नहीं है, वो बस इंसान है। और आपको ये बात और भी ज़्यादा क्लियरली समझनी चाहिए क्योंकि आप एक रिलीजियस माइनॉरिटी हैं। एक ऐसे देश में जो कि प्रेडोमिनेंटली आपने खुद मेंशन किया था प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है। आपको समझ में आना चाहिए कि एक माइनॉरिटी या एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को किस प्रकार के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इंडिया में ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम्स को इमोरल डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है और एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है कई पार्ट्स में। ऐसे हिंदू हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों की प्रेजेंस हमारे मॉरल फैब्रिक को तोड़ रही है। क्लियरली वो गलत हैं। और आपको एज अ माइनॉरिटी इन अ सोसाइटी वेयर योर रिलीजन इज नॉट पावरफुल, ये बात समझनी चाहिए। गॉड को मानते हैं वो फैमिली यूनिट पर ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। ये चंद एग्जांपल्स थी। बिल्कुल, आपका जिस्म है और आपको पूरा अधिकार है वो सब चीज़ें करने का जो आपको खुशी देती हैं, प्रोवाइडेड आपकी बिहेवियर की वजह से सोशल कोहेज़न पे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े। दैट्स सेक्युलर मोरालिटी। ये आप कह रहे हो कि जो आपको खुश करता है लेकिन जो सोसाइटी को नहीं नुकसान पहुंचाए, सोसाइटी को नुकसान नुकसान का जो लेवल है कौन डिसाइड करता है कि इस लेवल तक ये चीज़ जाए तो नुकसान होता है? मतलब नॉइज़ बाहर करना, नॉइज़ डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बिंग द पीस एक लॉ है यूके के अंदर। अब किस लेवल तक डिस्टर्बिंग द पीस हो सकता है? क्या एक बंदा माइक लेके तो दावत कर सकता है क्रिश्चियनिटी की? किस हद तक? मतलब कौन डिसाइड कर रहा है? अगेन सब्जेक्टिव है। बिल्कुल सब्जेक्टिव है और जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था जब आपने ये पॉइंट पहली बार मेंशन किया, ये 2 बार क्यों मेंशन है मेरी समझ में नहीं आ रहा। पर मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि इन चीज़ों को हम लोग कंसेंसस से डिसाइड करते हैं। अगर कोई आपके घर के बाहर शोर मचा रहा है, आप जाके उससे बात करेंगे? नहीं, आप जाके बात करेंगे कि ये वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा कम कर दो। कितना कम, वो आप दोनों के ऊपर है। हो सकता है आपको सिर्फ़ वॉल्यूम से प्रॉब्लम हो पर म्यूज़िक से प्रॉब्लम ना हो। हो सकता है आपको म्यूज़िक से प्रॉब्लम हो और किसी भी वॉल्यूम पे आप उसको एक्सेप्ट ना करें। हो सकता है वो व्यक्ति कहे कि नहीं मुझे लगता है ये रीज़नेबल है, आप थोड़ा ज़्यादा ही सेंसिटिव हो रहे हैं। ये बातचीत से डिसाइड होता है। ऐसी कोई भी सोशल सिचुएशन नहीं है जहाँ पे कोई कहेगा म्यूज़िक बंद करो क्योंकि भगवान ने कहा है। ऐसा कोई नहीं करता। ना आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, ना मैं ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ। हम सब क्या एक्सेप्टेबल है, क्या हार्म है, क्या गुड है, इस बारे में एक-दूसरे से बात करके ही नतीजों पर पहुँचते हैं। अगेन मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारी सोसाइटीज़ परफेक्टली इस बेसिस पर काम करती हैं। मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ द प्रिंसिपल अपॉन व्हिच हमारी सोसाइटीज़ बिल्ट हैं। अगर ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं, जहाँ पे उन लोगों से ओपिनियन नहीं लिया जाता जिनके ओपिनियंस लिए जाने चाहिए। मैं इंडिया से हूँ, यहाँ पे कई बार लॉज़ बनते हैं जिनको बनाने में जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके ओपिनियन नहीं लिए जाते। आई एम श्योर यू एग्री अबाउट दिस विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूके आल्सो। यूके में आपको लगता होगा कि ये जो डिसीजन लिया गया, इसके बारे में मेरी कम्युनिटी से पूछना चाहिए था। ये अमेरिका में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, बांग्लादेश में भी होता है। कभी-कभी तो मुसलमानों के बीच में होता है। एक मुसलमान एग्री करेगा कि ये कानून बनना चाहिए, एक और मुसलमान बोलेगा नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ये अगेन उसी पॉइंट पर मैं लौट के आऊँगा, क्या है सही, क्या नहीं है, हम लोग आपस में बात करके डिसाइड करते हैं। हम एक एडजस्टमेंट पे पहुँचते हैं। जो परफेक्शन जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं कि एक ऐसी पोज़ीशन हो, जो कि परफेक्ट हो और जिसको ऊपर वाले ने बताया हो कि ये एग्ज़ैक्टली परफेक्ट है और सब उसको माने, ये रियलिस्टिक ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये अगेन आप इसको पॉज़िटिव क्लेम कहेंगे, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये देखने को नहीं मिलता। अगर आपको कहीं दिखता है, तो दिखा दीजिए। एक ऐसा मॉरल कोड किसी भी कम्युनिटी में, जहाँ पे सब उसको मानते हैं विदाउट एनी डिसएग्रीमेंट। दैट इज़ नॉट हाउ ह्यूमन बीइंग्स वर्क। कौन मतलब लॉबी कर रहा है? ये आप नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्टिव है। नूडिस्ट कॉलोनीज़ में जो लोग होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते और उनकी सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से दैट्स परफेक्टली ओके। किसी को हार्म नहीं होता, किसी को दुःख नहीं होता और सब अपने हिसाब से नंगे रहते हैं एंड नोबडी गेट्स हर्ट एज़ अ रिजल्ट ऑफ इट। इट्स परफेक्टली मॉरल। ये जनाब न्यूड बीचेस से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है मुझे नहीं पता। मैं खुद न्यूड बीच पे कभी ये जोक था। नहीं जाऊँगा क्यों। हाँ, इधर मैं क्लियर बात कर रहा था कि जो जर्मनी के अंदर जो स्विमिंग पूल्स हैं उनमें औरतें ऊपर से अपने कपड़े उतार सकती हैं और बच्चे जो देख रहे हैं उनके लिए ये नुकसानदेह है। ये साइंस में क्लियरली एस्टैब्लिश्ड है। अगर आपका इसका कोई इश्काल है तो
उसकी हम मतलब बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं। होपफुली ये इसमें कोई इश्काल नहीं है, लेकिन आपने फिर स्ट्रॉ मैन कर दिया, क्योंकि इसके बाद मैंने बीच की बात की तो आपने बोला "ओ, इसका ऑब्सेशन बीच के साथ क्या है"। नहीं, मेरी जो मेन पॉइंट थी ये थी कि औरतें नंगी हो रही हैं स्विमिंग पूल्स के अंदर बच्चों के सामने। वो जोक था। आई एम सॉरी इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। आई एम सॉरी इफ आई हर्ट योर सेंटिमेंट्स, पर वो जोक था। मैं आपको न्यूडिटी के साथ ऑब्सेस्ड नहीं बता रहा था। आई डोंट नो यू। आई डोंट नो व्हाट यू आर ऑब्सेस्ड विद। आपने मेंशन किया और मैंने बीच में फ्लो को तोड़ने के लिए एक जोक ऐड किया था। दैट इज़ ऑल इट वाज़। पर मैं आपका लॉजिक समझ रहा हूँ। मैं आपका लॉजिक समझ रहा हूँ। आपको लगता है कि न्यूडिटी बुरी है। उसका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आपने किसी साइंटिफिक स्टडी को साइट नहीं किया है, पर अगर आप करेंगे तो मैं उसको पढ़ने को तैयार हूँ। ठीक वैसे ही जैसे मैंने उन सब स्टडीज़ को पढ़ा जिसको आपने प्रीवियसली साइट किया था। मैंने इस बारे में गूगल किया और मुझे कई आर्टिकल्स मिले जिसमें कि इस बारे में एडवाइस दी जा रही थी पेरेंट्स को कि बच्चों के सामने किस हद तक स्किन दिखाना सही है। और कुछ देशों में स्किन दिखाना बिल्कुल भी सही नहीं है, कुछ देशों में है। एंड इट अगेन ब्रिंग्स मी बैक टू जो मैंने पहले कहा था कि सोसाइटीज़ अपने अंदर क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको आपस में बातचीत करके डिसाइड करती हैं। आपको लग सकता है कि जर्मन लोगों के लिए ये गलत है, पर जर्मन लोगों की कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये सही है। आई एम श्योर जर्मनी में भी ऐसे लोग होंगे जिनको लगता है कि नहीं, ये शायद थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। वो लोग आपस में बात करेंगे और वो लोग इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं है। बाय द वे दिस डज़ लीड मी टू अनदर क्वेश्चन व्हिच इज़, क्या आपको लगता है कि औरतों को पूरी तरह से कवर्ड रखने का जो प्रैक्टिस है, ये मॉरल है या इमॉरल है? क्योंकि कम से कम मेरी नज़र में तो ये इंडिविजुअल फ्रीडम्स का वायलेशन हो सकता है। अगर कोई औरत अपनी मर्ज़ी से कर रही है, ग्रेट। पर अगर कोई औरत नहीं करना चाहती, क्या उसको बाध्य करना मॉरल है, आपकी नज़र में? और ये आर्टिकल भी मैंने स्क्रीन पर किया था, ये मेरी मेन आर्ग्यूमेंट थी और बाद में सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट बीच का था। तो आपने स्ट्रॉ मैन एक बना के तो उस पर हाँ हाँ ये मतलब मर्जी है, किसको अफेक्ट हो रहा है, बच्चों को अफेक्ट हो रहा है यार, और किसको अफेक्ट हो रहा मैंने स्ट्रॉमैन नहीं कर रहा था, मैं जोक मार रहा था। स्ट्रॉमैन होता अगर मैं कहता कि ये इनका मेन आर्गुमेंट है और फिर मैं रिस्पॉन्ड करता कि यार मैं इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। मैंने जोक मारा और फिर मैंने अपनी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी वाले पॉइंट को फिर से रीइटरेट किया था। किसी को डाउट है तो वीडियो देख लो, वो बस एक जोक था। मेरा रिस्पॉन्स फिर भी उनके मेन आर्गुमेंट के लिए ही था। यार आपके साथ अब जोक नहीं मारूँगा मैं। आप उसको हर चीज़ का स्ट्रॉमैन बता दोगे। है। और यही बात है इस मॉरलिटी की, हाँ, क्योंकि ये औरतें अपने आप को मर्द आइडेंटिफाई करती हैं तो ठीक है यार, उनको मतलब हार्म नहीं मिले उनको, यार हार्म सब्जेक्टिव है और कोई मतलब उसका मेजर नहीं है। हमारी मॉरलिटी अल्लाह ताला से आती है, कुरान से आती है, ये चीज़ फिक्स्ड होती है। मैं आपको अपना हार्म का डेफिनेशन बता देता हूँ। अगर कोई ट्रांस बच्चा है, जिसको अपने जेंडर को एक्सप्रेस करने को नहीं मिल रहा है, तो उस बच्चे की सुसाइड की पॉसिबिलिटी दूसरे टीनेजर से कहीं ज़्यादा होती है। अगर मैं उसकी सुसाइड की पॉसिबिलिटीज़ को घटा सकता हूँ, उसको जेंडर अफर्मिंग केयर की आज़ादी देकर, तो क्या ये उस बच्चे के लिए बेनिफिशियल नहीं है? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं किसी की सुसाइड के रिस्क को घटा रहा हूँ, तो क्या मैं हार्म को घटा नहीं रहा हूँ? इट्स वेरी सिंपल। हमारे पास इस बारे में काफ़ी डेटा है कि जेंडर अफर्मिंग केयर ट्रांस बच्चों को अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ, डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ और खुशी के साथ जीने में काफ़ी मदद करती है। और जेंडर अफर्मिंग केयर हमेशा सर्जरी भी नहीं होती भैया। जेंडर अफर्मिंग केयर कैन बी समथिंग एज़ सिंपल एज़ एक विग पहनना या उस जेंडर के कपड़े पहनना जो पहन के तुमको अच्छा लगे। उनके ये करने से किसका हार्म हो रहा है? उनका ऐसा करने से आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? किसी को भी क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये एक फ़ालतू का स्टिग्मा क्रिएट किया जा रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ़ एक ही चीज़ हो रही है और वो है कुछ बच्चे ज़्यादा सुसाइड प्रोन हो रहे हैं। कुछ बच्चे अपनी ज़िंदगी भर अपने आप को, अपनी शक्ल को, अपनी असली आइडेंटिटी को उनके हिसाब से छुपाने पर बाध्य हो रहे हैं। ऐसे लोग जो अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर जीते हैं, उनके वो किस प्रकार के टॉर्चर से, किस प्रकार के साइकोलॉजिकल टॉर्चर से गुज़रते हैं, ये आप एक मुसलमान हैं, आपने डेफ़िनेटली कहानियाँ सुनी होंगी ऐसे लोगों की जिनको अपना मज़हब छुपाकर एक हॉस्टाइल सोसाइटी में जीना पड़ता है। उनके साइकोलॉजिकल कंडीशन को अगर आप समझ सकें, तो शायद आप ट्रांस बच्चों की कंडीशन को थोड़ा-सा समझ सकें। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एज़ अ रिलिजियस माइनॉरिटी योरसेल्फ, यू शुड बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ अदर माइनॉरिटीज़। आप कहोगे हाँ रिलीजन में भी चेंज होता है, हाँ चेंज होता है, विद इन ए पैराडाइम चेंज होता है।
हाँ, तो चेंज हो गया, फिर ऑब्जेक्टिव कैसे हुआ ये? मैं कह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटीज़ में कुछ रूल्स होते हैं। हम उन रूल्स में चेंजेस लाते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि हमारा पैराडाइम हार्म को घटाने पर बेस्ड हो। आप भी वही कर रहे हैं। आपकी सोसाइटी में भी चेंज आते हैं, आप भी अपने पैराडाइम के अंदर ही चेंज करते हैं। हाउ आर यू ऑफरिंग एनीथिंग डिफरेंट? ये सेम ही है भैया। मैं कब से बता रहा हूं कि आपके पास कुछ अलग ऑफर करने को नहीं है। आप एक इंसान है जो इंसानों की दुनिया में इंसानों के बीच रहते हैं। मैं एक इंसान हूं जो इंसानों के बीच रहता है। हम दोनों ही इंसानों की सोसाइटी में रहते हैं। हम दोनों ही अपनी लाइफ वैसे ही लीड करते हैं जैसे कि कोई भी और करता है। आप इसके ऊपर एक क्लेम ऐड कर रहे हैं और वो है कि मेरी जो मॉरल सिस्टम है वो तुम्हारे से अलग है और ये ऊपर वाले से आती है। ऊपर वाले को आपने अब तक प्रूव किया नहीं है और इस बात का भी मुझे कोई कारण नहीं दिया कि मैं आपके मॉरल सिस्टम को इन सब मॉरल सिस्टम से अलग मानूं। इसमें अलग है क्या उस क्लेम के अलावा? हम कभी नहीं कहेंगे कि मर्द औरत है और औरत मर्द है, लेकिन एथियज्म के यहाँ कुछ भी चल सकता है यार, कुछ भी। मुझे एक जोक मारने का मन कर रहा है कुछ भी सुन के, पर मैं नहीं मारूंगा क्योंकि ये फिर से स्ट्रॉमैन बोलेंगे, सो आई विल डिजिस्ट फ्रॉम डूइंग दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एथीज्म का जेंडर आइडेंटिटीज के साथ कोई रिलेशन नहीं है। एथीज्म है नॉट हैविंग बिलीफ इन गॉड। पर जब आप कहते हैं कि मर्द औरत है और औरत मर्द है, आप अपना पर्सपेक्टिव बता रहे हैं। जो व्यक्ति ट्रांस है वो अपने आप को क्या बता रहा है, मैं उस पर ज़्यादा वैल्यू देता हूँ क्योंकि उस पर उसकी खुशी डिपेंड करती है, उसका वेल बीइंग डिपेंड करता है और वो मेरी सोसाइटी का हिस्सा है। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे छोटे से छोटे ग्रुप को अपनी ज़िंदगी को डिग्निटी और आज़ादी के साथ जीने का अधिकार हो, वो सोसाइटी एक बेटर सोसाइटी बनती है। ये बात मैं भारत की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए भी कहता हूँ। हमारी सोसाइटी एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। आपकी सोसाइटी, यूके वाली सोसाइटी एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। आप यूके की मल्टीकल्चरल सोसाइटी के बगैर आप यूके में रह के ये सब नहीं कर पाते। अगर यूके के लोग अपने ऊपर वाले वाली की मोरालिटी को यूज़ करके उस सोसाइटी में कहते कि हमारी सोसाइटी में वही लोग रहेंगे जो हमारे धर्म को मानते हैं, तो आप वहाँ पे रह के अपना काम नहीं कर पाते जो आप ये कर कर रहे हैं। मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ में लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने आप को अपने इच्छा से आइडेंटिफ़ाई करने की आज़ादी होती है एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। इट इज़ अ फीचर नॉट अ बग। एज लॉन्ग एज मेजोरिटी उसको अग्री करें। तो क्या वो गॉड ये रूल नहीं बना सकता था कि जंग करो ही मत? कितना मुश्किल था ये? एक सेंटेंस और जोड़ना था उससे पहले। लिसन गाइस, डोंट किल वुमेन एंड चिल्ड्रन इन वॉर्स। इन फैक्ट, स्क्रैच दैट, डोंट हैव वॉर्स। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है कि ये गॉड ने क्यों नहीं किया, वो गॉड ने क्यों किया। क्योंकि आपको रीजन नहीं पता, इसका ये नहीं मतलब कि वो चीज फॉल्स है। नहीं, ये आर्गुमेंट आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस नहीं था। आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस एक लॉजिकल फैलेसी है जिसको शायद आप यहाँ पे गलत समझ रहे हैं। आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस होता है कि मैं किसी चीज़ को मैं बताऊँ ये चीज़ एक्स कारण से हो रही है और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई डोंट नो कि ये और कैसे हो सकती थी। मैं अपने आर्ग्यूमेंट का बेसिस अपने इग्नोरेंस को बता रहा हूँ। वहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं वो नहीं कर रहा था। इट इज़ वेरी क्लियर टू सी दैट दिस वाज़ नॉट एन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। मैं यहाँ पे कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा था। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था कि अगर ये क्लियर है कि बच्चे और औरत को कत्ल करना एक इमोरल चीज़ है, तो अगर जंग नहीं होगी, तो वो तो अपने आप ही बंद हो जाएगा ना। मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि औरतों और बच्चों को मारना गलत है क्योंकि गॉड ने कहा है, या ये कह रहे हैं कि औरतों और बच्चों को मारना गलत है इसलिए गॉड ने कहा है? आपकी मोरालिटी गॉड से आती है, इसलिए मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि गॉड ने कहा है, इसीलिए ये इमोरल है, राइट? तो इसके इमोरल होने का कोई असल में कारण आप बता नहीं रहे हैं, क्योंकि गॉड को साबित करना बाकी है। आप बस कह रहे हैं कि इमोरल है क्योंकि ये इमोरल है क्योंकि गॉड ने कहा है। आपके पास कोई कारण नहीं इसको इमोरल बताने का। मेरे पास कारण है। मेरे पास कारण है अपना जो हार्म प्रिंसिपल, वेल बीइंग वगैरह जिसके बारे में मैंने बात की। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर गॉड को प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है, तो इस बात को कैसे मान लें कि आपको पता है कि गॉड क्या चाहता है? और आप उसके रीजंस जानते हो। इंसान होने के नाते हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो लिमिटेड है, ये वो महदूद है। तो खुदा गैर महदूद है अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, हमारी डेफिनेशन के मुताबिक। आई एग्री, हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है। इस पूरे वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में और मेरे सारे वीडियोज़ में मैंने कभी नहीं कहा कि इंसान को सब कुछ पता है। मुझे महदूद का मतलब नहीं पता था, थैंक यू फॉर टीचिंग मी न्यू वर्ड। पर हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है, इस बात को मैंने कभी भी डिनाई नहीं किया है। मेरा पॉइंट ये है कि
गॉड एग्ज़िस्ट भी करता है, ये आपको कैसे पता? और आपको ये कैसे पता कि गॉड अनलिमिटेड है? हो सकता है ना हो। हो सकता है गॉड भी लिमिटेड हो किसी और चीज़ से। किसी चीज़ का आपने एक डेफ़िनेशन बना लिया, वो उस चीज़ का एविडेंस नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया था पिछले वीडियो में ऊगा-बूगा वाला, कि ऊगा-बूगा वो है जो कि नेल कटर्स को बनाता है। इनफैक्ट मेरे डेफ़िनेशन के हिसाब से सिर्फ़ ऊगा-बूगा ही नेल कटर्स को बना सकता है एंड देयरफॉर ये नेल कटर ऊगा-बूगा के एक्जिस्टेंस का एविडेंस है। डेफिनिशंस आर नॉट एविडेंस। हमारी डेफिनेशन के मुताबिक। और आप खुद भी एडमिट कर रहे हो कि साइंस में कोई चीज़ सर्टन नहीं होती, हमारी भी अंडरस्टैंडिंग मोरालिटी में कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। पहले होमोसेक्सुअलिटी को ये सोचा जाता था, अब ये सोचा जाता है। तो आप कैसे कह सकते हो, कोई डेफिनेट आंसर आप कैसे दे सकते हो? फॉर द 10,000th टाइम मैं डेफिनेट आंसर नहीं दे रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप डेफिनेटली गॉड को कैसे बिलीव करते हो? साइंस अपनी व्यूज़ चेंज करती है क्योंकि आज हमको थोड़ा पता है और कुछ दिनों बाद हमको थोड़ा और पता लगता है और फिर उस बेसिस पे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते-करते आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ दिनों पहले हमें कोई चीज़ पता नहीं थी और हम सोशल स्टिग्मा को रियलिटी मानते थे और बाद में हमें पता चला कि वो सिर्फ़ सोशल स्टिग्मा थी और जिन लोगों के प्रति हमारे मन में सोशल स्टिग्मा है, उन लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करने का हमारे पास कोई अच्छा कारण नहीं है क्योंकि सब लोग इंसान हैं, देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू चेंज आवर माइंड। हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग इस यूनिवर्स के बारे में एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं डिनाय नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है, जिसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, फिर से टू कूकी मत बोलना। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है। डू यू हैव समथिंग मोर टू ऑफर? क्या आपके पास इस लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा कुछ ऑफर करने को है? अगर है, तो बताइए और प्रूव कीजिए कि आप कर सकते हैं। और अगर नहीं है, तो आप किस बेसिस पे हमसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपकी पोज़ीशन को हमारी पोज़ीशन से बेटर मानें? क्योंकि फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, फ्रॉम वेयर एथिइस्ट्स स्टैंड, सिर्फ़ यही चीज़ दिख रही है कि आप उसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हम रहते हैं। आप उन्हीं रूल्स को फ़ॉलो करते हैं जिनको हम करते हैं, पर आप अपने रूल्स को डिवाइन बता रहे हैं और वो बस एक क्लेम है। कि हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, ये खुदा को करना चाहिए था, क्योंकि आप एक एब्सोल्यूट मॉरल स्टांस ले रहे हो। क्या किस बुनियाद पर आप, मतलब आप खुद कह रहे हो कि एब्सोल्यूटिस्ट आप नहीं हो? आई मैं पूछ रहा था, मैं आपसे पूछ रहा था कि आपके मॉरल स्टैंस के हिसाब से क्या गॉड ये नहीं कर सकता था कि यार जंग मत करो? अगर आपका आंसर है हाँ, कर सकता था, तो क्यों नहीं किया? और अगर आपका जवाब है नहीं, नहीं कर सकता था, तो वो काहे का गॉड है? और अगर आपका जवाब है मैं गॉड से सवाल नहीं पूछता, मैं बस मानता हूँ जो गॉड कहता है, तो आई रिटर्न टू द प्रीवियस पॉइंट कि आपको कैसे पता कि गॉड है और गॉड वही कह रहा है? बिलीव देयर आर बाइबल स्कॉलर्स आल्सो जो कहते हैं कि हम नोवा के बाद से अपनी पूरी क्या कहते हैं उसको एंसेस्ट्री ट्रेस बैक कर सकते हैं। नहीं, ये बेसिक मिस्टेक है। लोग कंफ्यूज कर देते जीनियोलॉजी को इसनाद से। इसनाद जीनियोलॉजी खाली नहीं है। इसनाद में होता है बंदे की मेमोरी, बंदे की रेपुटेशन, किधर उन्होंने पढ़ा था, मतलब पूरी उनकी बायोग्राफिकल डिटेल होती है। और मैंने आपको रेफरेंस भी तज़किरातुल हुफ़ाज़ का भी दिया था। जीनियोलॉजी कम्प्लीटली डिफरेंट है और ये यूनिक खाली इस्लाम में है। कोई और मज़हब नहीं इसनाद को कम्पीट करता। वेल मैं एक इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ एंड ना ही मुझे उस इस्लामिक स्कॉलर बनने में कोई इंटरेस्ट है। मेरा पॉइंट है कि अगर आपकी होली बुक्स में किसी भी प्रकार का अकाउंट है लोगों का, वो सिर्फ़ एक बुक है जिसमें कुछ अकाउंट्स हैं। इससे गॉड साबित नहीं होता और अगर होता, तो हम किसी और रिलिजन को भी इक्वली सीरियसली ले सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के क्लेम्स दूसरे रिलिजन्स भी करते हैं। दैट वाज़ माय पॉइंट। दुखों से कौन कितनी अच्छी तरह से डील करता है, इसका उनके ऑब्जेक्टिव मोरालिटी या व्हाटएवर के साथ कोई लेना-देना नहीं है। वो ज़ाहिर है, एक बंदा जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को एक्सेप्ट करता है कि ये पेन अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है, एक टेस्ट है, इससे मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, ज़िंदगी का मकसद है। आप कैसे कह सकते हो, कैसे इस बंदे को कंपेयर कर सकते हो उस बंदे के साथ जो कहता है ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, हम केमिकल्स कम है, बस सब कुछ बस एवं ही है। आप यकीनन, मतलब कम ऑन यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, दोनों। लेट्स बी ऑनेस्ट, आप स्ट्रॉ मैन कर रहे हैं। यू आस्क्ड मी टू बी ऑनेस्ट पर आप स्ट्रॉ मैन कर रहे हैं। मैंने किसी अ, भी समय अपने जितने वीडियो बनाए, उसमें ये नहीं कहा कि हमारा कोई पर्पस नहीं है, बस सब मीनिंगलेस है, वगैरह, वगैरह।
कोई भी जो मेरे वीडियोज़ को देखता है, मेरे लाइव स्ट्रीम्स पे आता है, मेरे इस रील्स को देखता है, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि लाइफ़ इज़ मीनिंगलेस, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वगैरह, वगैरह क्योंकि मैं एक नाइहिलिस्ट नहीं हूँ। ऐसे एथीस्ट हो सकते हैं जो नाइहिलिस्ट हैं, पर आप उनमें से एक एथीस्ट के साथ बात नहीं कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं। और आपने जो स्ट्रॉ मैन बनाया, ये किसी और के बारे में है, जो एक्चुअली नाइहिलिस्ट है। और अगर आपको ऐसे नाइहिलिस्ट से बात करनी है, तो आप उनको ढूँढ के उनके साथ बात कर सकते हैं। मेरा ये पॉइंट है कि एथिज्म डज़ नॉट नेसेसरीली एंटेल नाइहिलिज्म। एथिज्म का मतलब ये नेसेसरीली नहीं है कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है, किसी भी चीज़ में मीनिंग नहीं है, क्योंकि आप शायद इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या एक थीइस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, जहाँ पे पर्पस और मीनिंग का एकमात्र सोर्स आपका रिलिजन है। ऐसे लोग हैं जो रिलिजियस नहीं हैं और थीइस्ट नहीं हैं, पर वो मीनिंग ढूँढ लेते हैं। फिलॉसफी में मीनिंग ढूँढ लेते हैं, वो किसी हॉबी में मीनिंग ढूँढ लेते हैं, अपने काम में मीनिंग ढूँढ लेते हैं। ऐसे लोग हैं जो कि ज़िंदगी भर अपनी जॉब के प्रति कमिटमेंट रखते हैं। मीनिंग ढूँढने के लिए गॉड या रिलिजन की ज़रूरत नहीं है। आप जिन 2 लोगों को कंपेयर कर रहे थे, वो दोनों ही स्ट्रॉ मैन हैं। क्योंकि ऐसे रिलिजियस लोग भी मिल जाएँगे, जिनको लाइफ़ में मीनिंग नहीं दिखती है। ऐसे रिलिजियस लोग भी मिल जाएँगे, जो कि रिलिजियस होने के बावजूद, अल्लाह पे या गॉड पे या भगवान पे विश्वास करने के बावजूद डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि उनको लाइफ़ में कोई होप नहीं दिखती। यू आस्क्ड मी टू बी ऑनेस्ट, सो आई वाज़ ऑनेस्ट। में फ़र्क है और काफ़ी स्टडीज़ हैं जो कहती हैं कि इनफैक्ट डेली मेल के अंदर यूके के अंदर कह रहे थे कि मुसलमान है वो ज़्यादा हैप्पी। ओके, ये डेली मेल के न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिखा रहे हैं एक स्टडी के बेसिस पे, जो स्टडी कहती है कि यूएस मुस्लिम्स हैप्पीएस्ट एंड मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक मेजर फेथ ग्रुप आफ्टर रैपिड राइज इन पॉजिटिविटी ऑन 2008। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसका रिश्ता इस्लाम के साथ क्या है? क्या पाकिस्तान के मुसलमान हैप्पीएस्ट हैं? उनके पास भी इस्लाम है। क्या बांग्लादेश के और इंडिया के मुसलमान स्पेशली, क्या वो हैप्पीएस्ट हैं? इस्लाम तो उनके पास भी है। डू यू थिंक इन लोगों के हैप्पीएस्ट होने के पीछे किसी और फैक्टर का कोई रोल हो सकता है? अगर कोई मुसलमान पाकिस्तान में खुश नहीं है और वो यूके जाता है और वो खुश हो जाता है, तो उससे क्या मतलब निकलता है? डू यू थिंक उनके खुश होने का कोई रीज़न यूके की सोसाइटी में है? खुशी कई चीज़ों का कंपोज़िट होती है। खुशी के पीछे सिर्फ़ रिलिजन नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं, रिलीजियस फैक्टर्स होते हैं, पर फ्रीडम एक फैक्टर होती है। डू यू थिंक ऑल द मुस्लिम्स इन तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान राइट नाउ आर हैप्पीएस्ट? रिलीजन लोगों को खुशी दे सकता है, पर रिलीजन एकमात्र वो चीज़ नहीं है जिसकी वजह से लोग खुश होते हैं। लोग खुशी जो जिनको हैप्पीएस्ट कहा जाता है, उनकी खुशी के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इस स्टडी में एक रिलीजियस कम्युनिटी के बारे में बात की गई है, जो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रहती है। क्या आपको सच में लगता है कि उस फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड्स का इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा? होते हैं चैरिटी के लिहाज में भी मुसलमान ज़्यादा चैरिटी देते हैं। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं जो मीडिया के अंदर आ चुके हैं, आप सर्च कर सकते हो, जिधर बिलीफ इन गॉड पॉजिटिव इन्फ्लुएंस और पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है सोसाइटी में। हाँ, रिलीजियस लोग ज़्यादा चैरिटी को देते हैं। मैंने गूगल किया और मुझे रिपोर्ट मिली जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रिलीजियस पीपल आर मोर जेनरस देन नॉन बिलीवर्स व्हेन इट कम्स टू गिविंग टू चैरिटी अकॉर्डिंग टू रिसर्च बाय द बीबीसी। ये है रिलीजन के प्रति कमिटमेंट के बारे में। इसका गॉड से कोई रिलेशन नहीं है। अगर कोई ऐसा रिलीजन है जिसे आप झूठ मानते हैं, जिसे आप गलत मानते हैं, वो लोग भी चैरिटी में देते हैं। सो क्लियरली ये गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं है। अगर आपका ये मानना है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, पर सिर्फ आपका रिलीजन गॉड को मतलब मानता है या गॉड का ट्रू पाथ है, तो आपको इस स्टडी से असल में उतनी मदद नहीं मिल रही है जितना कि आप उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि इससे बस ये साबित हो रहा है कि जो भी गॉड को मानता है, किसी भी फॉर्म में, गलत फॉर्म में भी, वो चैरिटी को देगा। क्राइम का एसोसिएशन एथिज्म के साथ करना कंप्लीटली अनसाइंटिफिक है, इसका कोई बेसिस नहीं है। जी यार, काफ़ी स्टडीज़ है। जेनरोसिटी में 1998 स्टडी है मार्क डी रेगनरस की एंड अदर्स के रिलीजियस फोक्स ज़्यादा जेनरस होते हैं, ज़्यादा हैप्पी होते हैं रिलीजियस फोक्स। गैलप पॉल ने, प्यू ने भी और नेशनल ओपिनियन सेंटर ने भी ये बोला। लेस डिप्रेशन, ड्रग्स, सुसाइड, रिलीजियस फोक्स। 200 स्टडीज़ की थी टिमोथी बी स्मिथ ने, ए एल, और 498 स्टडीज़ ब्रायन जॉनसन ए एल ने, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का था। और ये बस चंद थ्रोअवे स्टडीज़ हैं, और काफ़ी और भी स्टडीज़ हैं। ये चीज़ इट्स नॉट रियली डिस्प्यूटेड। रिलीजियस लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, ये
काफ़ी पोल्स ने बताया है, ये बात सच है। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करने वाली है। आप ये सोच के देखिए, क्या एक सोसाइटी जहाँ पे 2 रिलिजन्स हैं, ए और बी, ए मेजॉरिटी रिलिजन है मतलब 90% से ज़्यादा लोग रिलिजन ए के हैं और रिलिजन बी के लोग 90% 10% से कम हैं, राइट? उस सोसाइटी में अगर पोल किया गया, तो 90% लोग जो रिलीजन ए के हैं, वो जहाँ भी जाते हैं, उनको अपने रिलीजन के लोग दिखते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं, उनको रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना नहीं पड़ता और इसीलिए उनके ऊपर वो सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स नहीं पड़ते, जो एक माइनॉरिटी के ऊपर पड़ते हैं। रिलीजन बी के लोग, जो कि माइनॉरिटी ग्रुप से हैं, वो जहाँ भी जाते हैं, उनको ज़्यादातर रिलीजन ए के लोग मिलते हैं और उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। पर जब वो अपनी कम्युनिटी के अंदर ही लोगों से मिलते हैं, तो वो खुश होते हैं। आई थिंक दिस इज़ मोर ऑफ अ सोशियोलॉजिकल पॉइंट दैन अ रिलीजियस पॉइंट। रिलीजन लोगों को जादुई रूप से खुश नहीं करते। एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को इंसानों के बीच में रहना पड़ता है और हमारी खुशी सिर्फ रिलीजन से नहीं आती। हमारी खुशी आती है कंफर्ट से, सैटिस्फैक्शन से और वो कंफर्ट और सैटिस्फैक्शन हमें मिल पाता है क्योंकि हम अपने जैसे लोगों के आसपास होते हैं। ये जो स्टडीज़ आप बता रहे हैं, इनका एक रिस्पॉन्स साइंटिफिक अमेरिकन में छपा था जो मैं लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। इसको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि जिस थीम को मैं इस पूरे वीडियो में फ़ॉलो करता आया हूँ और जो ये है कि हमें सोशियोलॉजिकल कंडीशंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बगैर ये सोचे कि ये लोग तो बुरे होते हैं, ये लोग तो इमोरल होते हैं और ये चीज़ें तो जादुई होती हैं। इसके ऊपर भी साइंटिफिक अमेरिकन की स्टडी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। ये देखिए, ये है साइंटिफिक अमेरिकन के 2012 में छपा एक आर्टिकल। इसका नाम है आर बिलीवर्स रियली हैप्पियर दैन एथियस्ट्स? हु इज़ बेटर ऑफ द रिलिजियस और द एथियस्ट? कल्चरल वैल्यूज़ डिटरमाइन द आंसर। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप एक सोसाइटी में हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग आपके जैसे ही विश्वास करते हैं, मतलब अगर आप एक मुसलमान हैं जो एक इस्लामिक सोसाइटी में रहता है, क्रिश्चियन है जो इवेंजेलिकल सोसाइटी में रहता है, एक हिंदू है जो इंडिया के हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ में रहता है, तो आपको ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ों को सामना करना नहीं पड़ेगा। और अगर आप एथियस्ट हैं, तो आपको उन डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर्स को फेस करना पड़ेगा। अगर आप माइनॉरिटी रिलीजन से हैं, तो भी आपको फेस करना पड़ेगा। ये एट द एंड ऑफ द डे ये सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ये कोटेशन है साइकियाट्रिस्ट हैरोल्ड कीनिग का, जो ड्यूक यूनिवर्सिटी के हैं। उन्होंने कहा है कि रिलीजन इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट हैप्पीनेस सुपरनैचुरली, इट हैज़ टू हैपन थ्रू साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल मैकेनिज़म्स। रिलीजन जादुई रूप से किसी को खुश नहीं करता है। सोसाइटी का इसके ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और इसके बाद उस गैलप पोल के बारे में भी लिखा गया है कि several recent studies have sought to answer facets of this question by examining it with greater resolution. For the first time, researchers affiliated with Gallup have collected a representative sample of the world that measures religiosity and happiness. They found that the positive effects of religion depend enormously on where you live. Religious people may be happier than their godless counterparts, but only if the society they belong to values religion highly, which not all societies do. सो सिर्फ रिलीजन की वजह से लोग खुश नहीं हो रहे हैं या सैटिस्फाइड नहीं रह रहे हैं। वो कहाँ रह रहे हैं इससे भी फ़र्क पड़ता है और इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे रिलीजन को कितनी वैल्यू दी जाती है। मतलब अगर आप एक हेवीली रिलीजियस इस्लामिक सोसाइटी में रहते हैं और आप मुस्लिम हैं, तो आपके खुश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप एक मुस्लिम हैं जो एक नॉन मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं और आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप उतने खुश नहीं रहेंगे। इट अगेन बॉयल्स डाउन टू सोशल फैक्टर्स। यहाँ पे मेंशन किया गया है 2010 में छपे एक पेपर के बारे में। लिम एंड रॉबर्ट डी पटनम ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक पोल को एनालाइज किया और उन्होंने पाया कि जब वो लोगों से पूछते थे कि वो खुश है या नहीं, तो वो गॉड के बारे में बात नहीं करते थे। वो गॉड की प्रेजेंस के बारे में बात नहीं करते थे। वो बात करते थे सिर्फ इस बात की कि वो रिलीजियस सर्विसेज को अटेंड करते थे और अपने जैसे लोगों के साथ हैंग आउट करते थे। वो था उनकी खुशी का कारण। मैं इस रिपोर्ट का भी एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग अगर चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें ह्यूमन राइट्स के अंदर नहीं बताई जाती हैं, तो बताई जाती हैं, इनफैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के साथ ड्यूटीज़ की भी बात की गई है। मैं रेफ़र कर रहा था डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, कि कोई मतलब पेरेंट्स को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं बयान की जाती कि पेरेंट्स के हाँ आपको उनको लुक आफ्टर करना है, उनको लव करना है, रिस्पेक्ट करना है, आपकी ड्यूटीज़ उनके साथ क्या थी। तो आई थॉट, मैंने समझा मैं ये क्लियर बात की थी, लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखें उसमें भी मुझे नहीं नज़र आया। अगर आपको नज़र आया है प्लीज़ आप मुझे दिखा सकते हो, हवाला दे सकते हो। जी, बिल्कुल। ये हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़
to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and national anthem, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggles for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India, to defend the country and render national services when called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures, to develop scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. Humanism हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में enshrined fundamental values में से एक है. To safeguard public property and to abjure violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement, who is a parent or a guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years. यहाँ पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एक क्लॉज में इंक्लूड किया गया है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ स्टेप टू फार, बट यू गेट माई पॉइंट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज की बात की गई है. होता है कि सारा क्रेडिट गॉड को, वो असल में कर क्या रहा होता है, वो कह रहा होता है कि मैंने मेहनत की और गॉड ने मुझे रिवॉर्ड किया. तो भैया उन सब का क्या जिन्होंने मेहनत की थी पर उनको नहीं मिला वो जो तुम्हें मिला है. रिवॉर्ड इस्लाम के अंदर ये नहीं है कि आपने दुआ मांगी है तो आपको ये मिलेगा. हदीस के अंदर हमें बताया जाता है अगर आप दुआ मांगोगे या नंबर 1 आपको वो चीज़ इमीडिएटली उसी वक्त मिल जाएगी, या नंबर 2 जो बला आ रही थी, जो नेगेटिव चीज़ आ रही थी. यार आप ऐसे नंबर 1 बोलोगे और फिर बोलोगे जोक मत मारो क्योंकि तुम स्ट्रॉमैन कर रहे हो. ऐसा मत करो ना. मुझे मुझ पे थोड़ा रहम करो. जोक मारने के लिए फ्यूल मत दो मुझे. उस दुआ के सदके वो चीज़ हट जाती है. या नंबर 3 क़यामत के दिन आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा. थैंक यू फॉर एक किताब में लिखा हुआ है कि किसी सुप्रीम बीइंग ने तुम्हें कुछ प्रोमिसेस किए हैं और वो सुप्रीम बीइंग उन प्रोमिसेस को फुलफिल करेगा तुम्हारे मौत के बाद या कयामत के दिन. ये इस बात का प्रूफ नहीं है कि वो सुप्रीम बीइंग है या वो किताब में जो लिखा है वो सब सच है, क्योंकि इस प्रकार की किताबें, इस प्रकार के सुप्रीम बीइंग्स के क्लेम और इस प्रकार की प्रोमिसेस आपको हर धर्म में मिल जाएंगी. शेयरिंग योर ओपिनियंस विद मी एंड आई होप दैट यू अप्रिशिएट मी शेयरिंग माय ओपिनियंस विद यू. हाँ, ऑफ कोर्स मैं आपका वक्त का अप्रिशिएट करता हूँ और आपकी रिस्पांस का अप्रिशिएट करता हूँ. होपफुली उम्मीद है कि आपने भी मेरी रिस्पांस का अप्रिशिएट किया. और स्टे वेल एंड या थैंक यू. I appreciate it. I'm glad that we were able to have this conversation politely. And अगर मैंने बीच में कभी कोई जोक वोक मार दिए हो तो उसको स्ट्रॉमैन मत समझना. मेरे वीडियो लंबे होते हैं और मैं उनको थोड़ा सा पंक्चुएट करने की कोशिश करता हूँ विद अ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर. दैट्स ऑल दैट इज. नो डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड. दैट वाज इट. आई होप यू लाइक माय रिस्पॉन्स. आई होप दैट मैंने उनके जितने भी कंसर्न्स रेज किए गए थे उनका एडिक्वेटली जवाब दे दिया. और ये है एंड ऑफ पार्ट 2 ऑफ माय रिस्पॉन्स. पार्ट 3 नहीं है क्योंकि उन्होंने भी पार्ट 3 नहीं बनाया. अगर वो रिस्पॉन्स बनाते हैं आई होप इट विल हैव मोर क्लैरिटी एंड देन आई विल डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट दैट लेटर ऑन. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. और इफ देयर इज नो नेक्स्ट वीडियो, see you on the live stream next Saturday at 8 p.m. Bye bye.